रहा है। एक सबसे बड़ा डेंजर जो दिख रहा है अभी फ्यूचर में कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी का हैक ढूंढ लिया, इलेक्शन जीतने का हैक ढूंढ लिया कि कैसे करते हैं। एक तरह से फॉर्मूला उनके पास आ गया कि किस तरह से गठजोड़ करना है, किस तरह से अलायंस बिठाने हैं, किस तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स करनी है, किस तरह से फंड ट्रांसफर करने हैं, इलेक्शन कमीशन को किस तरह से यूज़ करना और काफ़ी सारी डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेस करनी है। तो उन्होंने एक इलेक्शन का लोग बोल रहे हैं कि हैक ढूंढ लिया। इज इट द थिंग दैट बीजेपी को आपको ये हरा ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने ढूंढ लिया, इसका फॉर्मूला ढूंढ लिया इलेक्शन जीतने का। नहीं, मैं तो ऑनेस्टली ये नहीं मानता अनुराग भाई। वेलकम भाई, कैसे हो, क्या हाल है? बढ़िया, बस बंगाल से डायरेक्ट आ रहे हो अभी, कलकत्ता से डायरेक्ट आ रहे हैं सीधा स्टूडियो में ताज़ा खबर लेके? सीधा। बस बंगाल की मिट्टी की खुशबू भी आपके लिए थोड़ी ले आते, लेकिन अरे कल ही मैं गया था भाई, तब एक जो रेस्टोरेंट है ना, ओ कैलकटा, जीके 2 जीके 3 पता नहीं कहाँ पे। उसके नाम की स्टोरी मस्त है, पता है आपको? क्या? उसका नाम ओ कैलकटा कैसे पड़ा? कैसे? वो एक्चुअली इट वाज अ ब्रॉडवे म्यूजिकल जिसका नाम था ओ क्वेल कुल्टास। अच्छा। बेसिकली अ सेक्स कॉमेडी। ओ क्वेल कुल्टास व्हिच बेसिकली मींस व्हाट एन एस यू हैव। उसको बनाने वालों ने फिर ओ कैलकटा बोलना शुरू किया बिकॉज कैलकटा एनीवे गोरों के इमेजिनेशन में कैलकटा वाज दिस नेक्स्ट थिंग आफ्टर लंदन। अच्छा। तो ओ क्वेलकुल्टास गॉड्स उनको उन्होंने ओ कैलकटा बोलना शुरू किया। ओ म्यूजिकल का नाम पड़ गया ओ कैलकटा। एंड द रेस्टोरेंट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्रॉडवे म्यूजिकल। ओ अच्छा, इसीलिए वहाँ इतने बोरिंग से गाने बजते रहते हैं। हाँ नहीं, मैं अभी गया था, परसों ही गया था, तो वहीं पे मैंने थोड़ा बहुत बंगाली फूड कभी खाया नहीं ढंग से मैंने, तो वहाँ पे खाया था। बट लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि ये अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, मतलब ये ठीक है, बट आपको खाना है तो आपको बंगाल जाके वहीं पे खाना पड़ेगा। बट यार अब दिल्ली में तो अच्छे खासे बंगाली हो गए। यू कैन गो टू 6 बालीगंज प्लेस, जो नया जो साकेत में खुला है, एक वहाँ है। देन यू कैन गो टू ऑफ कोर्स सीआर पार्क, तो लेजेंड है। सीआर पार्क, और एक बिरयानी वाला खुला है ना, अरसलान भी खुल गया अरसलान, इधर राजौरी गार्डन में। पता नहीं क्यों खोला उन्होंने। एक बहुत आई वांट टू नो कौन सा डेमोग्राफिक डेटा उन्होंने एक्सेस किया है कि दिल्ली के इस हिस्से में इस हिस्से बंगाली में है। बंगाली उन्होंने तो राजौरी गार्डन में खुला है। वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए, जहाँ से मैं रहता हूँ। या फिर उनको इनपुट मिला है कि पंजाबी बहुत एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, वो सब खाते हैं, क्योंकि राजौरी गार्डन तो पंजाबी हब है। तो उन्होंने बोला वहाँ पर ट्राई करते हैं बिरयानी एक्चुअली खाएंगे। मैं कल ही बात कर रहा था किसी से, तो मैंने कहा कि कुछ ओली पब क्या नाम है? ओली पब इज अ ओली वेरी पब बहुत फेमस फेमस है। पब। तो वहाँ पे कुछ पार्क स्ट्रीट में। कंट्रोवर्सी भी थी ना कि किसी को बीफ स्टेक कुछ कर रहे थे वो। एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द बिग टॉकिंग पॉइंट्स इन द रन अप टू द इलेक्शन कि वहाँ पर किसी को सर्व कर दिया, बीफ सर्व कर दिया, उसने कुछ और ऑर्डर किया था और ये बंदा इन्फ्लुएंसर टाइप का निकला, तो इसने वीडियो बनाया। और बंगाली था ये। हाँ, डांटते हुए उसने वीडियो बनाया कि तुम ऐसे कैसे दे सकते हो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बट ऐसे पार्क स्ट्रीट पे काफ़ी पॉपुलर राजदीप सरदेसाई रेगुलरली टिल अ फ्यू years ago every visit to Calcutta he would put up a picture on Twitter saying this is the one place where a beef steak is still legal. मोकैम्बो नाम का रेस्टोरेंट है, ओली पब के पास ही है। हाँ, जो एक उसके लिए एक डोमेस्टिक वर्कर को उन्होंने मना कर दिया था बैठने से, वो वाला है ना? वो भी हाँ। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज एक दूसरे के, एक ही पिन कोड में सब कुछ होता रहता है। पार्क स्ट्रीट पे है ये। हाँ, ये भी कैलकाटा की खासियत तो है। अभी बीजेपी आएगा तो ये चेंज होगा खाने पीने का वहाँ का? बहुत स्लो स्टार्ट हुआ है ये चेंजेस। तो पब्लिक स्लॉटर पे सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन लगा है, विच इज़ कीपिंग एन आई ऑन बकरीद। अभी हफ्ते भर में बकरीद है, तो वहाँ पर अच्छा, स्लॉटर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने। तो उन्होंने पब्लिक स्लॉटर पे रेस्ट्रिक्शन लगाया कि काऊ का पब्लिक स्लॉटर नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो, उन्होंने कोई नया लॉ नहीं बनाया, पुराने लॉज का ही इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट किया है। काऊ या बकरा? ऑल एनिमल्स, पब्लिक स्लॉटर पे रेस्ट्रिक्शन है। किसी का भी नहीं हो सकता। हाँ, और काऊ स्लॉटर के लिए पर्टिकुलरली आपको जो पुराने रूल्स हैं उसके हिसाब से यू नीड अ लाइसेंस टू डू इट, यू नीड अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट। एक पर्टिकुलर एज के बियॉन्ड की ही काऊ को आप स्लॉटर कर सकते हो। तो वो सारे रूल्स अब और कड़ाई के साथ इन्फोर्स होंगे। एक बार में ऐसा कोई बीफ बैन नहीं लगा है, बट ये सारे तरीके, इट इज़ ऑल बीइंग सीन एज एफर्ट्स टू स्टॉप काऊ स्लॉटर, पर्टिकुलरली विद एन आई ऑन बकरीद। बकरीद ऐसे नाम पे बकरा कटता है, लेकिन कटता सब कुछ है। जो अच्छा, पैसे और भी वाले एनिमल कटते हैं वहाँ पे? पैसे वाले मुसलमान ऊँट भी काटते हैं। हाँ, ऊँट का बहुत, हैदराबाद में भी सुना था, कोई मेरा दोस्त बता रहा था कि वो तो बकरीद नाम की बकरीद है, लेकिन उस पर कटता सब कुछ है, इसलिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी अपेरेंटली उसी पर नज़र रख के किए जा रहे हैं। तो अभी शुरुआत होगी उसकी। ऑल्दो बीजेपी मछली पे तो नहीं करेगी। मछली वाली बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वाज अ लिटिल रिडिकुलस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। बिफोर आई इवन वेंट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये क्यों कर रही है तृणमूल। मतलब ये मछली वाली बात का क्या तुक है? बीजेपी ने किस स्टेट में मछली बैन की है आज तक?
जो कि बीजेपी का पहला जवाब था कि हम त्रिपुरा में हैं, वहाँ पर अच्छे खासे बंगाली हैं, वहाँ कभी मछली बैन नहीं की, असम में बैन नहीं की, जितनी कोस्टल स्टेट्स हैं कहीं पर हमने बैन नहीं की, गोवा में बीजेपी है, कर्नाटका में बीजेपी थी, कहीं नहीं किया। तो शुरू से ही थोड़ा सा रिडिकुलस लग रहा था वो चार्ज। ज़मीन पे जब गए रिपोर्ट करने लगे तब समझ में आया कि अच्छा, इट इज़ नॉट जस्ट अ मीट थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ ईटिंग थिंग। वहाँ पर तृणमूल लोकल लेवल पे, अगर आप कभी कलकत्ता बंगाल गए हो तो आपने देखा होगा ये कल्चर है, लोग सड़क पे बाजार लगाते हैं, Yeah. है ना। तो सड़क पे स्ट्रीट किनारे बिछा के, दरी बिछा के मछली बेची जाती है, वही तरीका है मछली बेचने का, खरीदने का। तो तृणमूल ने ये कैंपेन किया था, एकदम ग्राउंड अप कैंपेन, कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको बोला जा रहा था कि तुम यहाँ पर बेच नहीं पाओगे, बीजेपी अगर आ गई तो बुलडोज़र चलेगा, सब कुछ मॉल में बिकेगा। तो वहाँ जाके समझ में आया कि ये क्यों पुश कर रही है तृणमूल। फिर भी बीजेपी ने इसको काफ़ी अच्छे से काउंटर किया, और एक तो रिडिकुलस तरीके से ये काउंटर किया कि सब आके कैमरा पे मछली खा के मछली दिखा खा रहे रहे हैं सब लोग। हैं। अनुराग ठाकुर को क्यों लेके गए यहाँ से मछली खिलाने के लिए, वो भी मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि तृणमूल बोल रही है आप बाहरी पार्टी हो, बाहर के लोगों की पार्टी हो, आप बाहर से ही किसी को ला के मछली खिला रहे हो। तृणमूल बोलती है कि आप भाषा अच्छे से नहीं बोलते हो, तो आप स्मृति ईरानी को भेज के बंगाली बुलवा रहे हो। हाँ, वो समझ नहीं आया मुझे भी। तो इट वॉज अ लिटिल स्ट्रेंज, बट ऑनेस्टली बीजेपी इसको लगातार काउंटर करती रही। अलग अलग नेता इंटरव्यू में खाते रहे, दो नेता तो बाजार में मछली लेके घूमने लगे हाथ में मछली पकड़ के। तो आई थिंक वो न्यूट्रलाइज हो गया काफ़ी अर्ली ऑन इन द कैंपेन ही, वो फैक्टर खत्म हो गया था। थोड़ा इसका इन्फ्लुएंस खाली वो लाइवलीहुड सेंस में था कि आप गरीब बिजनेस ओनर्स को बोल रहे हो कि तुम सड़क पे नहीं बेच पाओगे। बेसिकली उन्होंने कन्विंस कर लिया बंगाली को कि हम तुम्हारे मीट पे कोई पाबंदी नहीं लगाएं, स्पेशली मछली पे। मछली पे कोई पाबंदी नहीं लगेगी, प्लस हम तुम जैसे ही हैं, मतलब प्रधानमंत्री मछली नहीं खा सकते, वेजिटेरियन है, तो वो झाल मूली खा रहे हैं। जालमूली खा रहे हैं, तो अपना जालमूली दो। उनके हिसाब से उनको जो तरीका सही लगा, उन्होंने अपने आप को बंगाली दिखाया। कुछ वो भी खेला उन्होंने, फुटबॉल भी खेला। फुटबॉल जाके उसके बाद सिक्किम में खेला। सिक्किम में जिस खेला, दिन कलकत्ता में वोट हो रहा था उस दिन वहां पर वो वीडियो चला कि सिक्किम अभी बहुत पॉपुलर है फुटबॉल वहाँ पे। अभी भी बहुत पॉपुलर है, अभी भी बहुत पॉपुलर। इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली थी जहाँ पर वो शुभेंदु अधिकारी के एड को गोली मारी गई ना। मैं वहाँ गया रिपोर्ट अपने करने स्टोरी भी क्या की है वहाँ पे। को। मैं गया वहाँ रिपोर्ट करने को, लेकिन वहाँ मुझे स्ट्राइकिंग चीज़ ये लगी, मैराडोना का एक बड़ा सा पुतला था, उसके सामने भी बीजेपी झंडा लग गया है अच्छा, रातों रात। तो जहाँ गोली मारी वहाँ मैराडोना का पुतला था। एकदम पास में उसके करीब 150-200 मीटर दूर वहाँ पर मैराडोना का एक बड़ा सा पुतला है सड़क पे, और उसके आगे बीजेपी का झंडा लग गया है। ऑटो स्टैंड जैसा है, तो वहाँ पर ऑटो टोटो सारे हैं, सब पे बीजेपी के झंडे। क्राइम थ्रिलर का कुछ नोआर्स फिल्म का सीन लग रहा है। मतलब मुझे तो बिजार इमेजरी। नोआर का पता नहीं, लेकिन बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर एक बार में देखने को मिल गया है। मैं 29 तारीख को वोट दे के आया हूँ दिल्ली वापस। ये शुभेंदु वाला सीन हुआ तो मुझे वापस जाना पड़ा रिपोर्ट करने को। जाते ही देख रहा हूँ पूरा शहर बदला हुआ दिख रहा है, सब जगह बीजेपी के झंडे आ गए हैं, मैराडोना के पुतले से लेकर के ऑटो वाले के ऊपर, बस वाले के ऊपर, हर जगह बीजेपी के झंडे। एंड हम ये सोच रहे थे, हम जैसे रिपोर्टर्स ये सोच रहे थे कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं थी। अभी भी रिसेंट तक भी कलकत्ता में, बंगाल में बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो ये कौन कर रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी वाले बाय द वे ये बात ऑनेस्टली बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे, ये तृणमूल के ही जो एक फैक्शन था, तृणमूल का जो नाराज था, ये वो लोग सड़क पे आ गए हैं और अब वो बीजेपी बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि वो खुद को बचा सके। अच्छा, तो ये भी एक टीएमसी वाले लोग अब बीजेपी वाले बन गए बहुत जल्दी, रातों रात बन गए। इनफैक्ट आप ऑटो वालों से, बस वालों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे रिजल्ट के दिन 12 बजे से ये शुरू हो गया था। हमारे पास कोई आता, हमको डराता, बोलता ये तृणमूल वाले झंडे हटाओ, बीजेपी वाले झंडे लगाओ। पहले तो ऐसा था नहीं कि टीएमसी वाले बहुत वायलेंस करेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा तो भी बहुत वायलेंस करेंगे। ये एंटिसिपेशन था, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी जैसे सीनियर लीडर ने भी ये बात पब्लिकली बार बार बोली थी कि 4 तारीख के बाद हिसाब होगा, देखते हैं दिल्ली का किसका, दिल्ली का बाप आएगा बचाने के लिए, जिसने हमारे लोगों को मारा है सबका हिसाब होगा, सेंट्रल फोर्सेस का हिसाब होगा, जिसके लिए अभी उन पर FIR हो गई है कि उन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए। किस पे? अभिषेक बैनर्जी पे। अभिषेक बैनर्जी नेफ्यू हैं ममता बनर्जी के, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तो एक तरीके से पार्टी संगठन पूरा वही देखते हैं। एंड अभी उनको सबसे ज़्यादा गाली पड़ रही है तृणमूल के सीनियर लीडर्स से कि आपके कारण पार्टी का ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, पार्टी एक बिजनेस की तरह चलने लगी, आईपैक सब कुछ डिसाइड करने लगा, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बता रहा है नेता को क्या करना चाहिए, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशनल जो एक डेमोक्रेटिक सोशल मूवमेंट से निकली हुई पार्टी को करना चाहिए। उनके घर के बाहर भी बीजेपी के झंडे लगा दिए थे किसी ने। बीजेपी के झंडे लगाए वहाँ पर। एक बीच में तो ये ट्रेंड चल गया था कि वहाँ जाके वीडियो बनाएंगे, जय श्री राम गाना बजाएंगे, घर घर में बस एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, वो वाले गाने अभिषेक बनर्जी के बाद। हाँ, और फिर एक और पॉपुलर गाना इस इलेक्शन का जो बना, उसको बीजेपी ने बाद में उठा के कॉपी पेस्ट किया, लेकिन माच चोर बोल के एक गाना बना था।
आईएसएफ बोल के एक मछली छोटी सी चोर। पार्टी है, मछली चोर। आईएसएफ बोल के एक छोटी सी पार्टी है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। उन्होंने गाना बनाया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, भानगढ़ नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पिछले बार भी वो जीते थे, इस बार भी वहां से जीते हैं। तो उन्होंने गाना बनाया था तृणमूल कैंडिडेट के अगेंस्ट कि ये तो मछली चोर है, ये नेता नहीं है। दैट वाज द सॉन्ग, माच चोर शौकत दा माच चोर, ऐसे। उसको गांजाखोर भी बोलते हैं उस गाने में, वो लोग गालियां वालियां भी देते हैं। बट इट्स सपोज टू बी अ वेरी लोकल फनी सॉन्ग। वो वायरल हो गया, इतना वायरल हुआ कि इलेक्शन के बाद बीजेपी ने उसका अपना खुद का एक वर्जन बनाया, फाइल चोर फाइल चोर। वो जो आईपैक वाली रेड के बाद ममता बनर्जी एक फाइल लेके निकली थी उस रेड से, उसी पे उन्होंने प्ले करके बनाया कि ममता बनर्जी फाइल चुराती है। मतलब सेम गाना उन बीजेपी ने पकड़ लिया। पकड़ लिया, अपनी लिरिक्स डाल दी उसमें, अभिषेक फाइल चोर, ममता फाइल चोर, ऐसे करके उन्होंने गाना बनाया। और ये गाना फिर बाद में अभिषेक के घर के बाहर बजाना, ममता जब कोर्ट में गई तब उसको फाइल चोर बोलना इलेक्शन के बाद। तो अभी ये चल रहा है थोड़ा। तो ममता बनर्जी से अगर हम शुरुआत करें कि ममता बनर्जी तो इतनी बड़ी लीडर है वहाँ की, और लोकल स्ट्रीट पे उतरने वाली लीडर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर अपने सीएम ऑफिस में बैठती है। तो उनका तो एक ज़बरदस्त ऑरा है बंगाल में, अभी भी होगा शायद, आई होप। बिल्कुल है। तो वो उनको उनका किस तरह से उनको डिफीट किया, जो स्पेशली इनिशियली जो पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली आउटसाइडर नैरेटिव बहुत अच्छा खेला कि ये बाहर के लोग हैं और बंगाली गुजराती हम पे रूल करेंगे और ये वो। फिर मोदी भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कहा कि दीदी कहती हैं कि वो मुझे बंगाल की मिट्टी के कंकड़ वाले रसगुल्ले खिलाएंगी। अरे मैं तो बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले खाना चाहता हूँ, ये वो। और बहुत सारा उनमें चल रहा था दीदी ओ दीदी। और लास्ट टाइम पे इनफैक्ट काफ़ी सिंपैथी गेन कर ली इस कॉन्फ्रेंट्रेशन की वजह से। तो इस टाइम पे एक तो ये वाला आउटसाइडर नैरेटिव उन्होंने किस तरह से तोड़ दिया, और दूसरा ममता बनर्जी जैसी बड़ी लीडर जिसका इतना ज़बरदस्त बंगाल में होल्ड था, उनको उन्होंने किस तरह से डिफीट किया। तो इसमें ना अनुराग भाई दो बातें हैं। पहला तो आप एक्नॉलेज करो कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमको इसको टैकल करना है। तो बीजेपी की तरफ से ये टोटल एक्नॉलेजमेंट था कि ये आउटसाइडर वाली बात हमको हिट कर रही है, कहीं ना कहीं हमको डैमेज कर रही है। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। इस पे बीजेपी ने काम साल भर पहले से शुरू कर दिया था। बड़ा अगर आप मुझसे पूछो क्या किया उन्होंने, तो एक अपने स्टेट प्रेसिडेंट को चेंज किया उन्होंने। पहली बार देखो, बीजेपी का आपको समझना पड़ेगा, बंगाल के अंदर बीजेपी ट्रेडिशनली नॉर्थ बंगाल की पार्टी रही है, कुछ हद तक जंगल महल रीजन की पार्टी रही है, जो झारखंड बिहार बॉर्डर लग के जो एरिया होता है। साउथ बंगाल जो कि सबसे फर्टाइल, सबसे पॉपुलेटेड, सबसे प्रॉस्परस पार्ट ऑफ बंगाल है, वहाँ की पार्टी बीजेपी नहीं रही है। तो नेचुरली बीजेपी की लीडरशिप में भी वो दिखता था, नॉर्थ बंगाल का बंदे को प्रेसिडेंट बनाएंगे, या जंगल महल मिदनीपुर एरिया के किसी को प्रेसिडेंट बनाएंगे। दिलीप घोष जैसे पहले उनके प्रेसिडेंट थे। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि ये जो साउथ बंगाल में जो भद्रलोक क्लास है, या फिर जो जनरली थोड़े से प्रॉस्परस बंगालीज हैं, दे डोंट हैव टू बी अपर कास्ट, दे डोंट हैव टू बी वेरी रिच, बट बाकी के स्टेट के मुकाबले जो लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखे हैं लाइफ में, हमको उनकी सेंसिबिलिटीज़ को केटर करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपनी ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो इलेक्शन के एक साल पहले उन्होंने एक प्रॉपर कैलकाटा भद्रलोक बंगाली को अपना प्रेसिडेंट बनाया। नाम है शमिक भट्टाचार्य। पहले दिन वो प्रेसिडेंट बनने के बाद आई थिंक पहले हफ्ते के अंदर उन्होंने एक इवेंट किया जहाँ पर वो काली माँ की मूर्ति को माला पहना रहे हैं, उसके सामने पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाके। तो एक ये मैसेज था कि बीजेपी अपना एस्थेटिक्स चेंज कर रही है बंगाल में, बीजेपी अपना वोकेबुलरी बंगाल में थोड़ा चेंज कर रही है, और लोकल लीडरशिप को पावर सीड कर रही है। अब ये तो देखो, कोई भी आपको बोलेगा कि बीजेपी को चलाते आज भी मोदी शाह, दो लोग हैं, लेकिन कम से कम एक ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि हम बंगालियों के हाथ में पावर देंगे, स्टेट यूनिट बंगाली चलाएंगे, और उनके इनपुट्स को अकाउंट किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस साल भर से चल रही थी। इलेक्शन आते आते ये थोड़ा सा एब्सर्ड भी होने लगता है, जब एक नेता मछली लेके बाहर घूमने लगता है, कोई झालमुड़ी खाने लगता है, बाहर बाहर से आप लोग बुला रहे हो, उनसे बंगाली बुलवा के दिखा रहे हो। मोदी जी धोती पहन के कभी कैंपेन कर रहे हैं, कभी हावड़ा ब्रिज के नीचे फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ये सब किया उन्होंने। बट आई थिंक अक्रॉस अगर आप पिछला एक साल देखो तो ये बीजेपी की तरफ से कांस्टेंट एक्नॉलेजमेंट है कि हमको ये काउंटर करना है। दूसरी चीज जो उन्होंने की वो ये की कि ममता बनर्जी को पर्सनली इस बार अटैक नहीं किया, ममता को कॉपी किया बहुत से इस बार spheres कोई में। स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने ममता पे। कोई भी स्टेटमेंट ममता बनर्जी पे डायरेक्टली नहीं आया। अभिषेक बनर्जी को बहुत अटैक किया इस बार, और एक जो जनरली ममता बनर्जी का क्रिटिसिज्म उनका रहता है वो रहा। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी को भगवान की तरह दिखाने लग गए या उनकी तारीफ करने लग गए, लेकिन उनको पर्सनली अटैक करना, उनको प्रोवोक करना, ऐसी टाइप की चीज़ें नहीं की उन्होंने। इनफैक्ट आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट वो सक्सेस का कारण ये भी है कि उन्होंने ममता बनर्जी की टैक्टिक्स कॉपी पेस्ट की। 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार जीत के बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनती हैं,
20 साल के स्ट्रगल के बाद वो बनती हैं। पहले वो कांग्रेस में थी, फिर निकल के अपनी खुद की पार्टी बनाई, क्योंकि उनका पूरा पॉइंट ये था कि कांग्रेस वहाँ पर लेफ्ट को हराने को लेकर सीरियस नहीं है, तो मेरे को एक अपनी कांग्रेस बनानी पड़ेगी। और उनको उन्होंने नई पार्टी बना के लिटरली उसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस, ग्रास रूट्स कांग्रेस, कि ये एक्चुअली बंगाल में रूटेड कांग्रेस है। दैट वाज हर तृणमूल का मतलब ग्रास रूट्स होता है। तो उसका उनका पूरा ब्रांडिंग ये था कि ये एक बंगाली कांग्रेस है, ये एक नेशनल पार्टी की तरह बिहेव नहीं करेंगे हम लोग। और ममता बनर्जी जब 2011 में पहली बार जीतने की पोजीशन में अच्छे से आती हैं, तो उनका कैंपेन ये होता है, वो पीपल ऑफ बंगाल को ये बोलती हैं कि आप कैंडिडेट मत देखो, आप मुझे देखो। 294 सीट्स है बंगाल में, हर सीट पे मैं कैंडिडेट हूँ। इस बार ये एग्जैक्ट लाइन मोदी जी ने बोली इस इलेक्शन में, क्योंकि मोदी जी को भी पता है कि उनके कैंडिडेट्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, उनके कैंडिडेट्स ऐसे लोग नहीं हैं जो तृणमूल के कैंडिडेट्स को टक्कर दे सकते हैं, राइट। तो मोदी जी ने लेकिन अपने नाम पे वोट लिया, हर बार करते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप समझो कि एक पर्टिकुलर रीजन की वोकैबुलरी में आपको बात आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। मोदी जी हमेशा अपने नाम पे ही वोट मांगते हैं, मोदी की गारंटी है, मोदी का विश्वास है, लेकिन यहाँ पर वो ममता की लैंग्वेज कॉपी कर रहे हैं कि 294 सीट्स पे मैं हूँ, मुझे वोट दीजिए। परिवर्तन, ये वर्ड ममता ने पॉपुलराइज किया है बंगाल में। मोदी ने बोलना शुरू कर दिया। बंगाल के पॉलिटिकल लेक्सिकॉन में ये वर्ड ममता बनर्जी ने इंट्रोड्यूस किया है। माँ माटी मानुष परिवर्तन, ये सब ममता बनर्जी का लैंग्वेज है। इस बार मोदी जी ने वो सब बोलना शुरू किया है, और इलेक्शन के बाद भी वो कंटिन्यू हो रहा है। मोदी जी ने पहली चीज़ जो बोली है 4 तारीख को रिजल्ट के दिन, वो है कि हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। ये भी ममता की लाइन है, बदला नहीं बदल चाहिए, बंगाली ममता का लाइन है। तो एक तरीके से ममता को रिप्लेस करने के लिए आप ममता जैसा सब कुछ करने लगो। दैट इज वन थिंग दैट देव डन, एंड दैट इज बेस्ट कैप्चर्ड इन देयर चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फेस। देव गॉन विद समबडी जो कि लिटरली ट्रेंड फ्रॉम द ममता स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे? शुभेंदु अधिकारी ने अपना पूरा करियर ममता बनर्जी के पीछे पीछे बिताया है। ममता बनर्जी का जो हाईएस्ट पॉइंट आता है लेफ्ट के अगेंस्ट, वो नंदीग्राम में लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट बड़ा प्रोटेस्ट करती है। वो पूरा प्रोटेस्ट शुभेंदु अधिकारी ऑर्गेनाइज करते हैं। शुभेंदु अधिकारी बाय द वे एक डायनास्ट है। टिपिकल बीजेपी पॉलिटिशियन शुभेंदु अधिकारी को पसंद नहीं करेंगे, वो नेपो बेबी हैं। नेपो कैसे? तो शुभेंदु अधिकारी एक्चुअली अ लॉट ऑफ बीजेपी वालाज आर सरप्राइज टू डिस्कवर कि वो नेपो बेबी है, 2 पीढ़ी से पॉलिटिक्स में है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी के फादर 2024 तक एमपी थे, आज भी उनके भाई एमपी हैं, और वो सब तृणमूल फैमिली से आते हैं, राइट। तो ये एवरीथिंग ही नोज अबाउट पॉलिटिक्स ही हैज लर्नड इन तृणमूल। ठीक है, एंड ही हैज बीन, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी जिन्होंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि ये तो ममता बनर्जी के किचन कैबिनेट के मेंबर थे, जो एकदम इनर सर्कल होता है तृणमूल का। और आपने फाइनली चीफ मिनिस्टर के लिए चूज किया, तो बीजेपी में ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने आपको शमीक भट्टाचार्य का एग्जांपल दिया, वो इंसान 40 साल से बीजेपी में है। जब बंगाल में बीजेपी कुछ नहीं थी, कोई बीजेपी को पूछता नहीं था, तब से वो बीजेपी कर रहा है। आप उनको नहीं बना के आप यू गो विद समबडी हु विल गिव यू कॉन्टिन्यूटी एटलीस्ट इन द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, कि जैसे ममता बनर्जी स्टेट चलाती थी मोटे तौर पर वैसे ही चलाएंगे। दैट टेल्स यू कि मॉडल आज भी ममता बनर्जी का ही है, फेस चेंज हुआ है, वोकैबुलरी ममता बनर्जी की ही है, बस बोलने वाले चेंज हो रहे हैं। मतलब ही इज लिटरली ट्रेन्ड अंडर ममता स्कूल ऑफ थॉट, एवरी सिंगल थिंग। एंड देन उसका बस पार्टी चेंज हो गया। बट कम्युनल, आई डोंट थिंक ममता बनर्जी इन दैट सेंस मेक्स एनी कम्युनल स्टेटमेंट लाइक ही इज मेकिंग। तो इस पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट मिलेगा आपको। जैसे अगर आप हार्डकोर बीजेपी वालों से बात करो, या अगर आप सीपीएम वालों से भी बात करो, कम्युनिस्ट पार्टी वालों से, तो वो बोलेंगे कि बंगाल में कम्युनलाइजेशन ममता बनर्जी ने शुरू किया। अच्छा। हालांकि ममता बनर्जी कभी ऐसे ओपनली हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती थी, बट मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने काफी हद तक की। मुस्लिम अपीजमेंट। मुस्लिम अपीजमेंट। और ये बात आपको कम्युनिस्ट भी बोलेंगे, बीजेपी वाले भी बोलेंगे। सो आई एम जस्ट आपको थोड़ा काउंटर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की है, लेकिन ममता बनर्जी का खुद का वोकैबुलरी कभी वो नहीं रहा है। एक फैसिनेटिंग चीज़ आपको बताता हूँ, 2011 का सेंसस बोलता है पूरे बंगाल में जोड़ के 60,000 जैन हैं, बस 60,000। बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 11-12 करोड़ की है। ममता बनर्जी अपनी हर स्पीच में, आप पिछले 1 साल की कोई भी स्पीच उठा लो, जय जिनेंद्र बोलती है। क्यों? वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती हैं कैलकाटा में, भवानीपुर, वहां पर कुछ जैन है। तो मैं बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी का जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है वो ये है, ट्रेडिशनल कांग्रेसी सिंबलिज्म। जो भी रहेगा सबको खुश करने के लिए मैं कुछ बोलूंगी। सबको, जो मोदी जी आजकल बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो ट्रेडिशनल कांग्रेस मॉडल है। अगर एक आदमी भी रहेगा तो मैं उसका वोट लेने के लिए भी उसको खुश करने को कुछ बोलूंगी। ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है। बट इफ यू लुक एट द होल स्टेट, देन सीपीएम वालाज, बीजेपी वालाज विल टेल यू कि ममता बनर्जी भी कम्युनल पॉलिटिक्स करती हैं।
शुभेंदु अधिकारी उसको लेके फ्लिप करते हैं, शुभेंदु अधिकारी उसको एक अलग एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट और उस अभी तरह जैसे एक उनका बयान बहुत चर्चा में है कि इलेक्शन जीतते ही उन्होंने ये बोला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि यहाँ पर मुझे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है तो मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। अच्छा, ओपनली ये बात बोल बट दी। ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसको लेकर के अभी जमियत उलेमा और हिंद के जो हेड हैं उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल लिखा है कि आप ये कैसे बोल सकते हो, अगले दिन आप ओथ ले रहे हो तो आपकी ओथ में आप कह रहे हो कि वही तो कह रहा हूँ ना उसमें तो। बट कितनी परसेंट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स के वहाँ पे? 27% अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस काफी बड़ी 2011 के हिसाब पॉपुलेशन से। है वो तो। On average, if you set aside Jammu and Kashmir, which now is a union territory but पहले state था, which is the only Muslim majority unit in India, proportion wise Bengal I think second or third highest proportion of Muslims in the population. Assam I think Bengal से थोड़ा ज़्यादा है, Kerala I think मिलता जुलता है if I'm not wrong. तो काफ़ी significant Muslim population है बंगाल में। तो इसमें जो आपने बोला भद्रलोक, तो ये अपने आप में बड़ा मिस्टीरियस सा वर्ड है जिसको कई लोग कुछ समझते हैं, कई लोग कुछ समझते हैं। तो पहली बात तो इसकी मीनिंग क्या है, और दूसरी बात वो बीजेपी के साथ इस बार क्यों गए? तो एकदम लिटरल सेंस में अगर आप लो, भद्रलोक मतलब जेंटल लोग, जेंटल इंसान, राइट, या जेंटील इंसान। समाज का वो वर्ग जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अपवर्डली मोबाइल है, थोड़ा इंटीग्रेटेड है, नेशनल इंटरनेशनल डिस्कोर्स में सब कुछ जानता है, देश और दुनिया में क्या चल रहा है। और अगर इसको बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो भद्रलोक वो है जो चाय की दुकान पे मिलेगा, कॉफ़ी शॉप में मिलेगा, मॉल में मिलेगा, लेकिन बात करेगा वो दुनिया जहान सब चीज़ों की, राइट। जनरली अंडरस्टैंडिंग इज भद्रलोक इज मेल, बट इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक टर्म। वो जनता इस बार बीजेपी के साथ क्यों गई, दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। बट इज इट अ बिग पॉपुलेशन? आई डोंट थिंक सो, बट इट इज अ इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन। नंबर्स वाइज छोटा ग्रुप होगा, लेकिन मीडिया में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, ये सब पावरफुल स्फीयर्स में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, एंड इन अ वे माहौल सेट करते हैं, जिसको राजीव रंजन जी बोलते हैं ना, माहौल क्या है? तो माहौल बनाने वाला क्लास भद्रलोक क्लास है। इस बार बीजेपी के साथ क्यों गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरे हद तक शायद अभी भी नहीं गया है, क्योंकि ममता बनर्जी को 41% वोट है बंगाल में आज भी, कम्युनिस्ट को 5% वोट है, कांग्रेस को 3% वोट है, तो कुछ तो भद्रलोक इनको भी दे रहे होंगे। लेकिन विदाउट अ डाउट दे हैव मूव टुवर्ड्स बीजेपी टू एन एक्सटेंट जो पहले कभी नहीं देखा गया है। और उसके 2-3 कारण हैं अनुराग भाई। पहला सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भद्रलोक क्लास कभी भी ममता बनर्जी के साथ फुल्ली नहीं था। ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिक्स ये रहा है कि मैं भद्रलोक नहीं हूँ, मैं एंटी भद्रलोक हूँ। आई एम, सो शी इज़ अ अपर कास्ट पर्सन, शी इज़ अ कैलकाटा पर्सन, कलकत्ता में बड़ी हुई है, कलकत्ता में जन्म हुआ है, लेकिन उनका पॉलिटिक्स, उनका पर्सनल स्टाइल हमेशा ये रहा है कि आई एम विद द पुअर। मेरा एस्थेटिक्स भी वही रहेगा, मेरा सेल्फ प्रेजेंटेशन भी वही रहेगा। भद्रलोक का सेंसिबिलिटीज अपीज करने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगी। तो वो उनका हमेशा ये रहा है। जैसे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी ममता बनर्जी ने ओपनली ये बात बोली थी कि मैं गांव के गरीब महिलाओं को कुछ रुपए दे दूंगी डायरेक्ट ट्रांसफर से, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी का डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ाऊंगी अगर मेरे पास ये 2 ऑप्शन रहेंगे तो इफ़ आई हैव टू पिक वन, आई विल गो विद द पुअर वुमन, आई विल गो विद द फार्मर, मैं उनकी सर्विस करूंगी। तो वेरी क्लियरली बहुत एंटी भद्रलोक उनका स्टाइल रहा है। जिस तरह के लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेजा हो, नेता बनाया हो, मास कल्चर से लोगों को उठाती हैं। बंगाली फिल्म्स में भी शी विल नॉट गो विथ द मोस्ट पॉलिश्ड, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, द मोस्ट पॉलिटिकल आर्टिस्ट, शी विल गो विद द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट। अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको बनाया है वो वाले लोग हैं। तो एक वो सेंस ऑफ टेस्ट जो है ना, वो जो आइडिया है, उसको वो केटर नहीं करती हैं। अलग अलग तरीकों से वो भी भद्रलोक रही हैं। 162 किताबें लिखी है ममता बनर्जी ने। सीरियसली? ठीक है, ओके, किताबों का मेरिट क्या है उसमें जाने का कुछ कोई पियानो भी बजाती हैं वो, म्यूजिक भी करती हैं, पेंट भी करती हैं, तो वो सब है। ऑल योर नोशंस ऑफ एक अच्छा बंगाली 150 बुक्स, 160 पोएट्री है उसमें, प्रोज है उसमें। अभी हारने के बाद भी एक पोएम नई लिखी है। बकौस्की से ज़्यादा लिखा उन्होंने, ममता बनर्जी ने बकौस्की से ज़्यादा किताबें लिखी। तो लास्ट में तो ये एक जोक बन गया था कि कोलकाता बुक फेयर होगा तो उसमें एक स्टॉल ममता बनर्जी की किताबों का लगेगा, जो कि हुआ है बाय द वे, एक्चुअली हुआ है। तो बट आई थिंक फॉर दीज रीजन्स ऑल्सो ममता बनर्जी नेवर वॉज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द भद्रलोक क्लास, क्योंकि शी इज़ अ बिट क्रैश फॉर देयर लाइकिंग। उनको पसंद थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो जस्ट ममता बनर्जी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। वेरी सुआव, जेंटल, very soft spoken man. He could talk to you about I don't know, Latin America. He could talk to you about cinema from the French New Wave. Literature पढ़ते थे, बंगाली एकदम ठेठ, बहुत अच्छी बंगाली बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, but man of the world in that sense.
ममता बनर्जी का वो कोई प्रिटेंशन नहीं है, वो कोई कोशिश नहीं है. ममता बनर्जी इज मोर घटक देन रे. You could say that, but she's actually not Ghatak also is the point. Oh, because Ghatak, Ray, Sen, ये लोग सब एक अपने आप में हाँ ये भी कोई बात acknowledged by the world या है, या है या ना? दैट्स ट्रू. तो Yeah. ममता बनर्जी का वो वाला बट फिर भी घटक वाज मोर रूटेड देन रे. तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट फिल्म स्कूल्स में बहुत होती है इस तरह की बातें. मैं एक्चुअली लेकिन अनुराग भाई रूटेड पे कमेंट नहीं कर रहा. Perhaps one could argue बुद्धदेव भट्टाचार्य was more rooted, right? But the way he presented himself perhaps was not like that. बुद्धदेव भट्टाचार्य by the way सारा जिंदगी खाली धोती और कुर्ता में ही घूमे हैं. यस. कभी उनका ये सब नहीं था कि मैं सूट वूट पहनूंगा. ममता बनर्जी लास्ट में एप्पल वॉच पहन के घूमती थी. एप्पल वॉच एंड स्पोर्ट शूज वेरी ऑफन. बुद्धदेव भट्टाचार्य सारा जीवन चप्पल धोती. पाइप भी पीते थे ना. पाइप भी पीते थे. स्मोकर. पाइप स्मोक करते थे. तो स्मोकर तो बहुत इंटेंस थे. लास्ट में वो मरे भी तो आई थिंक इट वाज अ लंग्स इशू दैट गॉट हिम. बट सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द क्वेश्चन ऑफ ज्यादा रूटेड कौन है, बट हु इज ट्राइंग टू अपील. एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ममता को कोई देख के मतलब जो उनका उन्होंने पर्सोना बिल्ड किया, आप नहीं बोलोगे 160 बुक्स भी लिखी हैं और उनका इंटरेस्ट ये भी, और वो कैलकाटा मेन से हैं ये भी बोलना मुश्किल होगा. जिस तरह की अपीयरेंस और जिस तरह का उन्होंने इमेज वो जानबूझ के देती हैं लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट एक एक्टिविस्ट ने मुझे ये बात बोली कि ममता बनर्जी जो साड़ी पहनती है वो साड़ी सस्ती नहीं होती है. मतलब वो हैंड वोवन साड़ी है, दाम उसका काफी होता है. मतलब वो अपीयरेंस ऐसे देते हैं कि बहुत ही लोकल. लेकिन वो अपीयरेंस ऐसी होती है कि एक डोमेस्टिक वर्कर, एक फैक्ट्री वर्कर, उसको लगता है कि ये तो मेरी नेता है. हाँ. ये हमारे जैसे कपड़े पहनती हैं, सूती के कपड़े पहनती हैं. पॉलिटिक्स में आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का. इसलिए वो झालमुड़ी खाने इसीलिए चले गए सबसे पहले. आप देख के हंस सकते हो, बोले क्या चल रहा है, झालमुड़ी क्यों खाएगा पीएम, बट लोगों को रिलेटेबिलिटी चाहिए. और उन्होंने काफी हद तक ममता बनर्जी को आउट क्लास कर दिया, जो कि ममता बनर्जी का मास्टरी है उसी रेल्म में. जो हो सकता है कि कुछ हद तक लोग ऊब गए थे ममता बनर्जी के एस्थेटिक्स से. 15 साल से देख रहे हैं ये सब. और 15 साल से तो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी. उसके पहले 15 साल संघर्ष किया है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए. 30 साल से शी इज अ मैंने भी फिक्सचर. कुछ लोगों से बात करी तो वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तो ठीक है, अच्छी लगती है अभी भी उन्हें, बट अभिषेक बनर्जी से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे. एक लोकल एंगर बहुत था अभिषेक बनर्जी के रूडनेस, एरोगेंस के खिलाफ. दैट नोशन वाज देयर. और उसको बीजेपी ने भुनाया भी है बहुत कि ये कौन है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, इसके पास इतना पावर क्यों है. और फिर अभिषेक बनर्जी का थोड़ा अपीयरेंस भी वैसा है. अभिषेक बनर्जी फॉर एग्जांपल अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, गाड़ी के बोनेट पे खड़े होकर भाषण देना, थोड़ा उनका वो पर्सोना वैसा है. एंड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ वेल. ही हैज़ नेवर डन दिस धोती पंजाबी गेम या फिर हवाई चप्पल पहन के घूमना जो ममता बनर्जी शुरू में करती थी. वो सब कभी नहीं रहा है अभिषेक बनर्जी का. ही इज़ फॉन्ड ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ. उनका घर अगर आप देखो कलकत्ता में, इट्स अ टेस्टफुल हाउस. इट लुक्स लाइक अ ग्रैंड प्लेस. इसीलिए शायद ये वीडियो भी ज़्यादा आ रहे हैं कि उनके घर के बाहर जाके गाली देना, वहाँ पर हल्ला मचाना. हाँ, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया कि जैसे नेपाली जेंजी वाला हो गया है कि एक सिंबल बन गया. जो कि एक्चुअली बीजेपी ने बहुत स्मार्टली यूज़ किया. ममता को अटैक नहीं करके तृणमूल को कैसे अटैक करना, लोगों के अंदर जो अपने लोकल एमएलए के अगेंस्ट गुस्सा हो सकता है उसको कैसे हार्नेस करना. ये बोलना कि ममता तो आपको अच्छी लगती होगी, लेकिन ये जो लोकल लेवल पे इतनी करप्शन हो गई है, ये जो आपकी रोज़मर्रा के जीवन में जो नेता बार बार हरास कर रहा है उसको बदलिए ना. ममता को थोड़ी आप कुछ कर रहे हो. सो दैट नोशन इज़ देयर एंड बीजेपी नोज दिस, विच इज़ वाई अभी भी पोस्ट इलेक्शन ऑल्सो जो भी एक्शंस हुए हैं, ममता बनर्जी के अगेंस्ट डायरेक्ट कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है. अभिषेक के अगेंस्ट ऑलरेडी 2 FIRs हो चुकी हैं. तो अच्छा, उसके बाद में भी नहीं कर रहे वो लोग. हाँ, सो दे आर बीइंग केयरफुल बिकॉज दे डोंट. एवरीबडी नोज कि ममता बनर्जी की एज काफ़ी हो गई है, बट यू स्टिल, शी हैज़ क्लियरली सेड मैं तो आई विल रिटर्न टू द स्ट्रीट्स. उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अब आप आगे क्या करोगे, तो शी सेड मेरे पास अब कोई कुर्सी नहीं है, आई एम अ फ्री बर्ड नाउ. मैंने अपनी सारी पॉलिटिक्स सड़कों पे किया, आई विल गो बैक टू द स्ट्रीट्स. कुछ डोनाल्ड ट्रम्प की तरह भी बोला उन्होंने कि मैं हारी नहीं हूँ. ये भी उन्होंने बोला कि उनको एक्चुअली ये पूछा गया कि आप अपना रेजिग्नेशन दोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों दूँ रेजिग्नेशन, ये लोग ऐसे जीत गए हैं, उनके हिसाब से चीटिंग करके जीत गए हैं, तो ठीक है अब इनको जो करना है करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे तो हम सब ऐसे ही खत्म हो गए, एमएलए नहीं रहेंगे. चीटिंग वाली एलिगेशन पे भी आते हैं, लेकिन एक इसमें जैसे भद्रलोक वाली जो बात थी तो उससे एक चीज़ ये भी आती है कि इस बार बीजेपी ने जीतने के बाद ये बहुत किया था कि हमको दलितों ने बहुत वोट दिया, SC/ST ने, और उन्होंने अपने ट्विटर वगैरह पे और हर जगह पे ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट की कि हमको इतनी दलित कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है, दलितों ने हमें इतना वोट दिया है इस बार. और ये दलित वोट का क्या कनेक्शन था इस बार बीजेपी के साथ? तो एक्चुअली अगर आप देखो अनुराग भाई, लास्ट 10 साल में बीजेपी
बियॉन्ड कोलकाता, अगर आप बियॉन्ड कोलकाता देखोगे तो बंगाल में बीजेपी दलित की, आदिवासी की पार्टी रही है। उन्हीं ग्रुप्स का सबसे पहले समर्थन मिला है बीजेपी को, और वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स में बंगाल में। सबॉल्टर्न की पार्टी रही है बीजेपी। रेफ्यूजी, जैसे मान लो अगर आप जो हिंदू रेफ्यूजीज बांग्लादेश से आए हैं 1950s ऑनवर्ड्स, वो सारे रेफ्यूजीज बाय एंड लार्ज लोअर कास्ट कम्युनिटीज से हैं, और उनका सपोर्ट बीजेपी को रहा है शुरू से। उसमें बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, मोतुआ को बहुत कवर किया गया है इस इलेक्शन में, बट उसके अलावा भी नामशूद्रा एक लार्जर आइडेंटिटी है, उसके अंदर ये सारे ग्रुप्स का समर्थन रहा है बीजेपी को ट्रेडिशनली बंगाल में, तो वो उनकी पार्टी है। इस बार क्या कुछ ज़्यादा मिला है परहैप्स, क्योंकि इस बार तो सबका ज़्यादा मिला है, राइट। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनली अगर आप देखो बीजेपी बंगाल में उन्हीं की पार्टी है और उन्हीं की पार्टी रही है, विच इज़ वाई आई थिंक अ लॉट ऑफ एनालिस्ट मेक दिस मिस्टेक। अगर आप बीजेपी को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखो तो आप ये बोल सकते हो कि चलो बीजेपी का फाउंडेशन ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, जो कि आज बाय द वे यहाँ भी सच नहीं है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि बीजेपी चेंज हो चुकी है काफ़ी कैरेक्टर में। लेकिन बंगाल में वो ऑर्गेनिकली ही सबऑल्टर्न की पार्टी रही है शुरू से। सो दैट्स अ थिंग, दैट्स द ट्रूथ ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स। इस बार और ज़्यादा समर्थन मिला, इस बार और ज़्यादा वहाँ उस बेल्ट की सीटें जीती है बीजेपी। सो इट्स डन वेल वेरी मच। बट वो तृणमूल ने क्यों नहीं कैप्चर किया सबऑल्टर्न स्पेसेस को, जबकि वो तो दिखाती है ना अपने आप को कि ज़मीन से जुड़ी हुई और रूटेड पार्टी है। सो सबॉल्टर्न स्पेसेस को ट्रेडिशनली बंगाल में तृणमूल को समर्थन रहा है, काफ़ी सबॉल्टर्न वोट तृणमूल के साथ रहा है। बट तृणमूल का पॉलिटिक्स जैसा हम हिंदी बेल्ट में देखते हैं वैसा सोशल जस्टिस वाला पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट इंडिया अलायंस के अंदर भी इट इज़ वेल नोन दैट ममता बनर्जी वॉज अपोज टू द आइडिया कि हम 24 का इलेक्शन कास्ट सेंसस के इशू पे लड़े। ममता बनर्जी ने उसको वीटो किया था। ममता बनर्जी ने बोला था कि ये कास्ट पॉलिटिक्स हमको क्यों करनी है। अच्छा। जबकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बंगाल में बाय प्रोपोर्शन योर अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज SC। तो दलित अबाउट 30%? अबाउट 30%। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट पंजाब जितना हो गया। तो पंजाब हाईएस्ट है, बंगाल सेकंड हाईएस्ट है नेशनली अगर आप देखो तो लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज दलित, ठीक है। बट उसको बंगाल में ये दलित आइडेंटिटी का नोशन नहीं है, उसको बंगाली में बोलते हैं तपोशिली जाति। तपोशिली, हाँ, अनुसूचित जाति जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बंगाली में तपोशिली जाति बोलते हैं। तो है, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिक्स में कभी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स नहीं हुई है, और उसका लार्ज पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कम्युनिस्ट्स। 34 साल जो बंगाल में लेफ्ट रूल रहा उसमें कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं हुई। कम्युनिस्ट ने हमेशा क्लास पॉलिटिक्स पे एम्फोसिस दिया। कास्ट पॉलिटिक्स नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं है कि बैकवर्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ काम नहीं हुआ। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ एनालिस्ट, थिंकर्स, रिसर्चर्स विल टेल यू कि लेफ्ट के अंदर जो काम हुआ वो शायद भारत में किसी भी सरकार में पैरेलली उस समय वो काम नहीं हुआ, विच इज़ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं। किया तो उन्होंने बहुत, मतलब वो स्केल पे किया जो कि इंडिया में शायद ही किसी और स्टेट में देखा गया। आई थिंक केरला एंड कश्मीर आर द 2 प्लेसेस दैट विल कम अ लिटिल बिट क्लोज टू व्हाट बंगाल अचीव्ड। तो गरीब से गरीब तबके को ज़मीन देने का काम ये लेफ्ट ने किया। लेकिन जो एक आइडेंटिटी, डिग्निटी, रिकग्निशन वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन बंगाल में जब तक कम्युनिस्ट रहे तब तक बड़े रूप में नहीं उठा। ममता बनर्जी आने के बाद वो सिंबॉलिकली उठने लगा। ममता बनर्जी सिंबॉलिकली रिकग्नाइज करती थी कम्युनिटीज़ को। SC/ST लिस्ट में बहुत चेंजेस हुए ममता बनर्जी आने के बाद, OBC लिस्ट में बहुत चेंजेस हुए। तो एक वो रिकग्निशन वाली पॉलिटिक्स ममता बनर्जी की रही। फिर भी एक ब्रॉडर सेंस में जितनी आबादी उतना हक, उस टाइप की पॉलिटिक्स कभी ममता बनर्जी ने नहीं की है। और उसका रीज़न है, अगेन, ममता बनर्जी खुद किस बैकग्राउंड से आती हैं, उनके पार्टी का जो कोर लीडरशिप है वो किस बैकग्राउंड से आता है, सारे अपर कास्ट है, और उनका कैचमेंट एरिया पूरा साउथ बंगाल का रहा है। साउथ बंगाल में यही लोग हिस्टोरिकली ज़मींदार रहे हैं, यही लोग हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। तो दे आर डूइंग सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, बट इक्विटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले मुद्दों पे उतना उनका जोर नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। और शायद इस कारण से भी इनफैक्ट बीजेपी के बहुत सारे वो भी किया था कुछ, जो उनके IT सेल के कुछ लोग थे कि ये तो सवर्णा और उसकी पार्टी थी अशरफ मुसलमानों की। हाँ, सवर्णा और अशरफ मुसलमानों की पार्टी को हमने तोड़ा है। ये भी थे वो लोग डाल रहे थे बीजेपी हाँ, वाले। मतलब इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ झूठ है। सच्चाई इतनी है कि एक अपर कास्ट डोमिनेशन ममता बनर्जी की पार्टी में है, सच है। बट बंगाल में मेजॉरिटी मुस्लिम्स, मेजॉरिटी क्या, मैं तो कहूँगा 4/5 मे बी इवन मोर, 90% मुस्लिम्स जो हैं दे आर ऑल बैकवर्ड कास्ट मुस्लिम्स, राइट। तो अगर ममता बनर्जी सिर्फ अशरफ कास्ट की पॉलिटिक्स कर रही होती तो इतना वोट नहीं मिल रहा होता। इस बार भी 41% वोट मिला है। तो
ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने उनकी पॉलिटिक्स नहीं की है। इनफैक्ट ओबीसी रिजर्वेशंस में ममता बनर्जी ने बहुत से मुस्लिम कास्ट को इंक्लूड किया, जो कि बाय द वे बाद में केम बैक टू हॉन्ट हर, क्योंकि बीजेपी ये कहने लगा कि आप तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हो, अच्छा। जो कि असंवैधानिक है। एंड ममता बनर्जी का डिफेंस ये था कि मैं बैकवर्डनेस के बेसिस पे दे रही हूँ, लेकिन यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट। कास्ट सेंसस कहाँ किया आपने बंगाल में? आपने सर्वे, कोई किसी सर्वे के आधार पे आपने दे दिया है, तो आपने कास्ट सेंसस किया नहीं, आपकी मेथोडोलॉजी सॉलिड रही नहीं। तो वही सिंबलिज्म, आपने रिकग्नाइज किया कुछ कम्युनिटीज़ को, ओबीसी लिस्ट में डाल दिया, बाद में बीजेपी का प्रेशर आया, कोर्ट की झाड़ पड़ी आपको, आपने उनको हटा दिया फिर ओबीसी लिस्ट से। तो बिग रीजन वाई, टू कम बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन की भद्रलोक ने इस बार क्यों डाला है वोट बीजेपी को, क्योंकि एससी एसटी तो पहले भी डाल रहे थे बीजेपी को। भद्रलोक ने इस बार यूं डाला है कि बीजेपी ने ये माहौल बना दिया स्टेट में कि हम आ रहे हैं एंड हम ही हैं जो ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। भद्रलोक कभी भी ममता बनर्जी से कंफर्टेबल नहीं था। इस बार बीजेपी ने अपना हिंदू मुसलमान इलेक्शन के जस्ट पहले टोन डाउन किया और भद्रलोक के साथ भी ये टारगेटेड मैसेजिंग की कि आपको अगर हम नहीं पसंद हैं तब भी ममता को हराने के लिए हमको वोट दे दो। शमीक भट्टाचार्य का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, उन्होंने एक बहुत फेमस मोमेंट था इलेक्शन के दौरान, बोला कि अगर आपको झिझक होती है आप चेहरा फिरा के हमको वोट दे दो, आप लेफ्ट हैंड से हमको वोट दे दो, लेकिन इस बार एक बार हमको वोट दे के देखो। 34 साल आपने झिझक होती है तो 34 साल आपने लेफ्ट आजमाया है, 15 साल ममता आजमाया है, 5 साल हमको दे के देखो। हाँ, तो वेरी टारगेटेड कैंपेन फोकसिंग ऑन दीज वोटर्स जो पहले आपको वोट नहीं बट देते ये थे। जाते नहीं है 5 साल में। तो बंगाल से कोई नहीं चाहता, यू कुड आर्ग्यू, लेफ्ट 34 साल रहा, ममता बनर्जी 15 साल रही। हो गया। मैं अगर किसी को अभी ये बात बोलता हूँ, बंगाल में किसी से बात होती है और मैं बोलता हूँ चलो 5 साल के लिए तो बीजेपी जीत गई है, तो कहते हैं 5 क्यों बोल रहे हो, मिनिमम 10 होता है यहाँ पर। वो तो ये वही नोशन है, ये नोशन है। इनफैक्ट तो लॉट ऑफ जर्नलिस्ट विल से दिस कि अगले 10 साल क्रूशल होंगे। मैं बोला यार मैंडेट तो 5 साल का होता है, ये 10 साल की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये कॉमन सेंस में उतर गया है कि जो बंगाल में आता है वो 10 साल तो मिनिमम रह के जाता है। तो ये तो एक इलेक्शन की एनालिसिस हम कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन में क्या क्या हुआ है। दूसरी जो चीटिंग वाली जो एलिगेशन है, जिस पे आपने भी आर्टिकल लिखा अभी रिसेंटली, कि किस तरह से कई जगहों पे वोटिंग स्लो हुई, जहाँ पे काउंटिंग स्लो हुई, जहाँ पे टीएमसी जीतने वाली थी और जहाँ बीजेपी जीतने वाली थी वहाँ पे काउंटिंग जल्दी हो गई। तो इसका मतलब शुरू में एक लहर बना दी गई कि बीजेपी जीत चुकी है। तो उससे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे जैसे टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता और वो सब लोग हैं पोलिंग बूथ पे जो खड़े हैं, उनका मोराल पहले से ही ख़त्म हो जाता है कि वो जीत चुके हैं, क्योंकि एक लहर बन जाती है। तो ये तो एक एलिमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। लेकिन जो मेजर बातें थी कि इलेक्शन चरणों में है और ये इलेक्शन कमीशन भी चरणों में है बीजेपी के तो लोगों ने इस तरह की बातें की। और फिर एक एसआईआर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि आप थोड़ा समझाइए भी कि था क्या, एसआईआर होता क्या है और किस तरह से इतना बड़ा मुद्दा बना। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें जिस पे लोग कह रहे हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं इस इलेक्शन को समझने के लिए, एक तो एसआईआर और दूसरा चुनाव आयोग की भूमिका। तो इसमें तो देखो अनुराग भाई, कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत के आई है, लेकिन इस मैंडेट पे एक हमेशा परमानेंट एक एस्टरिस्क रहेगा, क्योंकि ऐसा बंगाल में क्या इंडिया में आज तक कहीं नहीं हुआ है कि आपने एक इलेक्शन कर लिया जिसमें देर आर पीपल हु आर सेइंग हम वोटर हैं, जो पिछले इलेक्शन तक वोटर थे लेकिन इस बार उनको वोट देने से वंचित रखा गया, उनको लिस्ट से बाहर रखा गया, जो कि एसआईआर का एक हिस्सा था। अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि एसआईआर का वही एक लौता मोटिव था, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जिसको हम बोलते हैं, किसी से मतदान का हक छीन लेना। एसआईआर को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन आप कर दो इजीली। तो ऐसे अगर देखो आप अनुराग भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट मेंटेन करना। हर साल वोटर लिस्ट में एक समरी रिवीजन बोल के एक प्रोसेस है, चेक की जाती है। हर मोहल्ले में एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसका काम होता है इसमें चेंजेस करना। बट समरी रिवीजन में जो रेगुलर चेंजेस है वो हो पाते हैं, कौन इस एरिया में आया, कौन 18 साल से ऊपर हुआ उसको ऐड करना, कौन ये एरिया छोड़ के चला गया, वो थोड़े बहुत चेंजेस हो पाते हैं। जो बड़े चेंजेस हैं, कौन मर गया अब वो वोट नहीं दे सकता, या कौन 2 जगह पर वोटर है, ये समरी रिवीजन में नहीं हो पाता। ऐसा चुनाव आयोग का तर्क है कि ये नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है कि आप मर गए हो तो आप उसका प्रमाण दो। तो कोई क्यों देगा? मतलब आप सोचो ना, मान लो आपके मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, उसके बाद हमको काफ़ी दुनिया भर का पेपर वर्क वैसे ही करना होता है। किसके दिमाग में ये आता है कि जाके इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करें कि ये लो डेथ सर्टिफिकेट, इनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दो? उसके चक्कर में काफ़ी मरे हुए लोग वोटर लिस्ट पर रहते हैं।
इसलिए इलेक्शन कमीशन का रैशनल था कि बीच बीच में कुछ सालों में हमको स्पेशल रिवीजन करना पड़ेगा, जिसको इंटेंसिव रिवीजन बोला जाता है, कि हम पूरी वोटर लिस्ट शुरू से बनाएंगे। ठीक है, अभी तक जो वोटर लिस्ट है वो खारिज, एक नई वोटर लिस्ट ड्रॉ करेंगे, गली गली जाएंगे, हमारे लोग देखेंगे किस घर में कौन रहता है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनको वोटर लिस्ट में ऐड करेंगे। ये इन्होंने बंगाल से पहले बिहार में किया। बिहार में भी वो प्रोसेस काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले उसको करना शुरू किया। और बिहार के टाइम से ही ये बात होनी शुरू हो गई थी कि मेन एजेंडा इसको बंगाल में करने का है, क्योंकि जब रीजंस आपने दिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के इलेक्शन कमीशन ने, तो वन ऑफ द रीजंस दैट यू हैव मेंशन्ड देयर इज एनी फॉरेनर्स हु हैव बीन रॉन्गली इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट। तो हमारे वोटर लिस्ट में फॉरेनर कहाँ से आए, अगर आए तो कितने आए, कब आए, कुछ तो आप बताओ कि ये लाइन लिखने का कारण क्या है। लेकिन आपने ये लाइन लिखी है उस नोटिफिकेशन में जब आपने SIR की है, तो उस समय सबको लग गया था कि अच्छा ये मतलब एक नज़र यहाँ पर बंगाल पे है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी काफ़ी टाइम से ये आरोप लगा रही थी कि बंगाल के अंदर 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान वोटर लिस्ट में आए हुए हैं। 1 करोड़ इज़ अ ह्यूज नंबर। बंगाल में करीब 7.25 करोड़ वोटर थे कुल मिला के। आप कह रहे हो उसमें से 1 करोड़ नकली वोटर हैं, उसमें से 1 करोड़ इलीगल वोटर हैं, राइट? तो बहुत बड़ा आरोप है और बीजेपी उसकी मांग कर रही थी। तो जैसे ही बिहार में SIR शुरू हुई और उसमें ये फॉरेनर वाली बात आई, लोगों ने ये आकलन लगाना शुरू किया कि एक नज़र बंगाल पे है, जो कि देर सबेर सच हुआ। बिहार में SIR हुई, कंट्रोवर्शियली हुई, क्रिटिसिज्म हुआ उसका, लेकिन मोर और लेस निकल गई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली है कि हमको यहाँ पर कितने फॉरेनर मिले इसका कोई आंकड़ा नहीं है। गिने चुने कुछ नेपाल बॉर्डर पे लोग मिले, वो भी वो लोग जो शादी करके यहाँ पर आते हैं, रोटी बेटी के संबंध हम बोलते हैं बॉर्डर एरियाज में, वही चल रहा था। लेकिन उसके बाद 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक साथ SIR अनाउंस होती है, जिसमें से बंगाल एक है। शुरू से SIR की आलोचना ये रही कि ये समय लगा के किया जाने वाला काम है, इसमें 1.5-2 साल लगेगा। पिछली बार जब हुई थी 2002 में, तब भी कोई इलेक्शन नहीं था, 2 साल का समय लगा के आपने किया, जल्दबाजी में मत करिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं रुका, काफ़ी ड्रामेटिकली नहीं रुका। अगर आप ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिक स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने एक तरीके से इसको अपना पर्सनल मिशन की तरह बना लिया था कि ये करना है मुझे और मैं करके दिखाऊंगा, जिसके चलते बहुत लोग परेशान हुए। सिर्फ सिटीजन्स नहीं जिनको आना पड़ा, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, बट बहुत लोग जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं वो परेशान हुए, सब काम छोड़ के करना पड़ा। आखिर ये जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है हर मोहल्ले में, वो कौन होता है? वो या तो सरकारी स्कूल में टीचर होता है या म्यूनिसिपल ऑफिस में काम करने वाला कोई कर्मचारी होता है। आप उसके काम के साथ उससे साथ साथ ये इलेक्शन का काम कराते हो, तो आपने अचानक से उनको 4-5 महीने के अंदर बोल दिया कि सुनो पूरी वोटर लिस्ट दोबारा बनानी है, तो उनकी तो दिन और रात एक हो गए ना, उनका तो जीना मुश्किल हो गया। उसके बाद स्कूल्स में टीचिंग का क्या हुआ, ये सोचो आप, पब्लिक स्कूल में क्या टीचिंग हुई है पिछले 6 महीनों में, अगर सरकारी स्कूल का टीचर यही करते हुए भाग रहा है सुबह से रात। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोसेस ये रही, जिसके तहत अल्टीमेटली करीब 91 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। और उनमें से कम से कम 91 लाख का हटाया गया, जिसमें से कुछ लोग, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऑलमोस्ट 1 करोड़, जो कि मैच करता है बीजेपी ने इंटरेस्टिंगली बोला शुरू एक साल पहले से जो बीजेपी ने बोलना शुरू किया, ठीक उससे मैच कर रहा है। किसी तरीके से ये आंकड़ा मैच हो रहा है, कैसे किसी को नहीं पता। अब इलेक्शन कमीशन का दावा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वोट 2 जगह पड़ रहा था तो उन्होंने इस बार यहाँ से हटवा दिया, माइग्रेंट वर्कर्स टाइप के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वी कैन नॉट इस्टेब्लिश ये सिटीजन है कि नहीं है ये बात। अब इसको लेके भी पूरी डिबेट है कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है देखना सिटीजन कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है वो देखना। बट ये पूरा प्रोसेस हुआ, 91 लाख नाम हटे, जिसमें से कम 34 लाख लोग ऐसे हैं जो कि मौजूद हैं स्टेट में, ठीक है, जिन्होंने अपने कागज़ दिखाए हैं, जो हियरिंग्स में गए हैं बार बार, और फिर भी उनको इस बार वोट देने नहीं दिया गया। उन्होंने अभी अपील डाल रखी है, आपने एपेलेट ट्राइब्यूनल बना दिया, वो ट्राइब्यूनल अभी तक चल नहीं रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे उनकी अपील सुनने में, नहीं पता। लेकिन नई सरकार आते ही ये सब बातें शुरू हो गई है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है बंगाल सरकार की, जो औरतों को देते हैं, उससे उनको हटाया जाएगा। तो इस तरह की पॉलिटिक्स अब चल रही है। लेकिन आई एम सेइंग कि SIR इज़ अ बिग रीज़न वाई बीजेपी की इतनी हिस्टोरिक विक्ट्री पे हमेशा एक एस्टेरिस्क रहेगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका सीटों पे क्या इम्पैक्ट रहा। अब आप मोटे तौर पे देखो तो बंगाल की 294 सीटों में हर सीट पे कुछ हज़ार वोटर का नाम कटा है। कुछ हज़ार वोटर किसको बोलते हैं? ऐसी सीटें होती है जो 2000 वोट से डिसाइड हो गई, 3000 वोट से डिसाइड हो गई। इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो हर सीट पे आपने कुछ नाम काटे हैं, राइट? बट कितने नाम कटे, किस सीट पे क्या लोकल मैथ रहा, उसके अलावा
एसआईआर ने पूरे इलेक्शन का माहौल बनाया दोनों तरफ से। बीजेपी का ये जो एक बड़ा मुद्दा रहा पिछले 1 साल से कि बंगाल में घुसपैठ हुई है, बंगाल में बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट आए हैं और वो लोग यहाँ पर वोटर बन गए हैं, तृणमूल ने उनको वोटर बनाया है, बहुत पहले से कर रहे थे लोग। तो उसमें एसआईआर एक परफेक्टली फिट होता है बीजेपी की पॉलिटिक्स में। और उसमें मैंने ऐसे लोगों से बात की अनुराग भाई, हिंदू, जो कि वो लाइन में लगे हैं, क्योंकि लाइन में तो सबको लगना पड़ा, हियरिंग के लिए तो सबको जाना पड़ा, जो कह रहे हैं कि फिर भी कुछ किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, बांग्लादेशी को लेके कुछ तो करना चाहिए था, इसलिए कुछ हो रहा है, आई सपोर्ट दिस। ने बोला तुम खुद लाइन में खड़े हो, तुमको 3 बार आना पड़ा है, तुमको देख के लगता है तुम कहीं से भी बांग्लादेशी हो, तुम कहाँ से आए हो, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि वी सपोर्ट द एक्सरसाइज। तो वहाँ पे एक लोकल है इससे एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट। ये नोशन फैल गया और इस बार काफ़ी हद तक देखा गया। देखो अब बंगाल इज़ अ पोस्ट पार्टीशन स्टेट, तो कुछ वो हिस्ट्री हमेशा रहेगी, कुछ वो ट्रॉमा हमेशा रहेगा। जैसे पंजाब में है, पंजाब इज़ ऑल्सो पोस्ट पार्टीशन स्टेट, आधा पंजाब के, आधा से कम पंजाब हमारे पास है, ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान के पास है। तो वो स्टेट की एक मेमोरीज होती है, उनका एक अपना कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कम से कम पंजाब में तो वन शॉट पार्टीशन था ना, बंगाल में पहले पार्टीशन होता है, उसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है, ठीक है, बार बार रेफ्यूजीज आते हैं बड़े नंबर में, तो एक वहाँ पर ये इमोशनल इशू है। हाउ बंगालीज फील अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज अ वेरी बिग इशू। सिमिलरली बांग्लादेश में भी है। शुवेंदु अधिकारी इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन बांग्लादेश नाउ। आई शुडंट से पॉपुलर, इज इनफेमस, क्योंकि उनके जिस तरह की बयानबाजी होती है वो बांग्लादेश में बहुत चलता है। और बांग्लादेश में फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा, अब ये इसके जैसे आदमी को अगर बीजेपी ने बनाया वो तो मुख्यमंत्री, एंटी मुस्लिम बातें करता है, इसीलिए इनफेमस है। इनफेमस है ओके। कि ऐसे लोगों को अगर बीजेपी चीफ मिनिस्टर बना रही है तो मतलब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे रहेंगे आने वाले समय इन में। दैट सेंस तो बराबर मुझे बंगाल इलेक्शन के टाइम पे भी, क्योंकि मैंने बांग्लादेश कवर किया है पहले, तो बांग्लादेश से फोन यू आते थे आल्सो कि बीन टू मैं गया हूँ बांग्लादेश एक बार, 2 बार गया हूँ, तो उनका फोन आता था वहां से कि क्या हो रहा है इस बार, कौन जीतेगा। तो बांग्लादेश में भी ये चिंता थी कि क्या होने वाला है इलेक्शन में। तो ये पोस्ट पार्टीशन स्टेट होने के कारण दैट इशू विल ऑलवेज बी देयर, बट उसको इस बार एक अलग स्केल पे देखा गया। बट इन जनरल सॉलिडारिटी नहीं होगी लोगों में, बांग्ला बोल रहे हैं वो भी बांग्ला बोल रहे हैं, दैट लैंग्वेज सॉलिडारिटी पहले शायद ज़्यादा होती थी अनुराग भाई, अभी तो नहीं है। एक शेयर्ड लैंग्वेज है, एक शेयर्ड कल्चर है। एंथम दोनों देशों का एक ही आदमी ने लिखा है जैसे, तो पॉपुलर कल्चर वाइज बहुत ओवरलैप है। लेकिन बीते कुछ सालों में, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन बांग्लादेश, सस्पिशन भी बहुत है और मिसट्रस्ट भी बहुत है। और उसका कारण ये भी है कि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे भी तो वो खबर साथ साथ आती है यहाँ पर। अब मज़े की बात यह है कि बांग्लादेशी बोलते हैं कि यहाँ पर ये हुआ है, ये सच है, बट ये पॉलिटिकल वायलेंस है, ये कम्युनल वायलेंस नहीं है। हम यहाँ पर वो हिंदू मारे जा रहे हैं जो अवामी लीग से बहुत क्लोजली अफिलिएटेड थे, तो अवामी लीग के अगेंस्ट गुस्सा है जिसमें हिंदू मारे जा रहे हैं। बट ऐसा सच है, सच हो या गलत तो मार तो रहे हैं ना, और किसी माइनॉरिटी को मार रहे हैं। आप माइनॉरिटी को मार रहे हो, उसको आप क्या जस्टिफिकेशन दे सकते? उनकी तरफ से वो लॉजिक होता है। अभी यहाँ पर इलेक्शन के बाद वायलेंस हुई, राइट, और बांग्लादेश में ये चीज़ चल गई कि बीजेपी जीतते ही मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक है। बीजेपी का क्या डिफेंस था? वही डिफेंस था कि पॉलिटिकल वायलेंस होती है बंगाल में, हमेशा होती है। वो भी सेम ही तो बोल रहे हैं, और बीजेपी भी यही बोल रही है कि तृणमूल वाले कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग कि ये बॉर्डर बहुत पोरस है, आर्टिफिशियल बॉर्डर है। एक रिवर को बॉर्डर कहीं बना दिया, जंगल को कहीं बॉर्डर बना दिया, तो ये फ्लो होता है, ये दोनों तरफ से ये फ्लो होता है। एंड लास्ट फ्यू ईयर्स में दिस हैज़ बिकम वेरी बैड, जिसका आई थिंक लास्ट 1 साल में बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। बट आई विल ऑल्सो ऐड कि जब से बांग्लादेश में नई सरकार आई है, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी काम डाउन हुई है, इसीलिए बीजेपी भी इलेक्शन आते आते इस इशू को टोन डाउन करने लगी। साल भर बीजेपी ने यह मुद्दा चलाया होगा और एसआईआर हो गई, एसआईआर का बीजेपी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो सब अपनी जगह है। इलेक्शन आते आते बीजेपी ने फिर इलेक्शन के मुद्दे उठाए, बांग्लादेशी वाला मुद्दा उतना नहीं उठाया। अच्छा, इस इलेक्शन में उन्होंने घुसपैठिया बोला, राइट, लेकिन जितना आज से 6 महीने पहले उठा रही थी बीजेपी, वो जब दीपू चंद्र दास की लिंचिंग हुई बांग्लादेश में, जो वो बहुत भयावह वीडियो सामने आया था, तब शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया है कलकत्ता में, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और साधु संतों के साथ प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, वहाँ पर ये दिसंबर की बात है, और वही इशू आपका फरवरी मार्च आते आते टोटली ख़त्म था, क्योंकि बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई और उसको हम फ्रेंडली तरीके से देखते हैं। वो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप विद दैट गवर्नमेंट। तो बीजेपी रूलिंग पार्टी एट द सेंटर है, बीजेपी ज़मीन पे प्रोटेस्ट करेगी तो कैसे चलेगा? तो वो भी फिर बीजेपी ने टोन डाउन किया। एंड कुछ उनको ये फीडबैक भी आ रहा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कलकत्ता में मैंने एक सब्जी वाले से बात की, मैंने उनको पूछा आपको लगता है घुसपैठ हुई है? तो बोलते हैं हाँ, ये तो हो रही है, काफ़ी साल से हो रही है, हमारे गाँव में ही हम देखते हैं मुस्लिम पहले कम थे, मुस्लिम ज़्यादा हो गए।
मैंने बोला अच्छा, मतलब आप इस इलेक्शन में ये आपके लिए एक इशू रहेगा? उन्होंने बोला नहीं, घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता, मेरे को नहीं लगता बीजेपी भी रोक सकती है घुसपैठ। तो मैं बोला फिर आप क्या चीज़ पे वोट डालोगे? उन्होंने ऐसे अपना पेट ऐसे पैट किया, जो मुद्दे मेरे मतलब के हैं, मेरे रोजी रोजगार के मुद्दे, उन पे वोट डालूंगा। घुसपैठ का इशू कोई भी सरकार रोक पाएगी मेरे को नहीं लगता, ये बात उन्होंने बोली। तो बीजेपी को भी कुछ हद तक ये फीडबैक गया होगा कि ये इशू पे लोग वोट नहीं डालेंगे, हाँ, इसकी वो अपील नहीं रहेगी। अगर आपको जो आपका कोर वोटर है या जो आपका कार्यकर्ता है उसको आपने मोबिलाइज कर लिया घुसपैठ या बांग्लादेशी ये सारी बातें बोल के, लेकिन अब क्रिटिकल इलेक्शन के लास्ट 10-20 दिनों में आपको उन लोगों का वोट चाहिए जो नहीं देते आपको वोट, तो फिर आप ये बात अब उतनी मत करो, तब आप ये पेट वाली बातें करो, जो कि बीजेपी ने सक्सेसफुली इनफैक्ट किया ये है। ट्रांजैक्शनल जो नेचर है इस पे बात करें तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर भी हुए थे ना इस बार काफ़ी बहुत सारे। बहुत, और इनफैक्ट यू वुड से दैट ये महिलाओं को पैसा देने वाला जो मॉडल Exactly. है एक तरीके से बंगाल से ओरिजिनेट हुआ। 2021 चुनाव में ममता बनर्जी ने पहली बार वो किया, तो लक्ष्मी ममता भंडार स्कीम बनर्जी ने किया। 500 रुपये से चालू किया था, 500 रुपया महीना, हम्म, ठीक है। 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने 500 से बढ़ा के 1000 कर दिया, और अभी विधानसभा चुनाव फिर से आया 26 में तो 1000 से बढ़ा के 1500 कर दिया, अच्छा, इस बार 1500 दिए। और बीजेपी ने 3000 प्रॉमिस किया तो बीजेपी डबल प्रॉमिस करके जीती है। बीजेपी ने 3000 दिए। बीजेपी ने 3000 प्रॉमिस किया है कि अगर हमारी सरकार बन गई, ममता बनर्जी 1500 देती है आपको महीने के, हम 3 देंगे। महीने कैसे दे सकते हैं 3000? बहुत ज़्यादा नहीं है? मतलब वो तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा इतना? वो तो मैथ फिगर आउट करेंगे, लेकिन दिल्ली में 2500 का वादा किया था, दिया? और भी जगह जगह दे रहे हैं स्टेट्स दे में। रहे हैं। पॉलिसी जब बनाने का टाइम आता है तब आप फिर क्राइटेरिया डिफाइन करने लगते हो कि इस उम्र से कम की महिलाओं को नहीं देंगे, इस उम्र से ज़्यादा की महिलाओं को नहीं देंगे, फिर जो किसी भी और गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिशियरी है उसको नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ है या खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको नहीं देंगे। तो आप बहुत सारे कैवियाट्स उसमें आप लगा देते हो बाद में, बट 3000 का प्रॉमिस करके बीजेपी जीती है। तो कैश ट्रांसफर इज द वेरी बिग पार्ट ऑफ ममता बनर्जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, एंड उसमें हम ये लक्की भंडार की बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स थी ममता बनर्जी की, मिलती जुलती स्कीम्स जो बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं, बिहार जैसे साइकिल्स देना, स्कूल यूनिफॉर्म्स देना, तो वो सब। लैपटॉप देना। लैपटॉप नहीं दिया बंगाल यूपी में। बंगाल थोड़ा यूपी में पुअर देते स्टेट थे। है हाँ, तो यूपी में लैपटॉप देते थे अखिलेश यादव ने भी अखिलेश शुरू यादव किया के था। टाइम की। हाँ। हाँ, तो मतलब हर ये जो स्कीम है बीजेपी की नहीं है, पहले से चलती आ रही। बीजेपी की प्रॉमिस थोड़े हायर हो गए। एंड व्हाट योर बीजेपी लीडर्स विल टेल यू कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन बेटर है। मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर है। डायरेक्ट ट्रांसफर है, हमने बीच में लीकेज गायब कर दिया, जो लोकल लेवल ब्यूरोक्रेट चुराता था वो हमने गायब कर दिया। अब जैसे बंगाल की बात आपको बताता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको ये पैसा मिलता है लेकिन हमको उसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जो लोकल पार्टी का वर्कर है वो जिसने हमको एज अ बेनिफिशियरी जुड़वाया है उसने हमसे पैसा लिया उसके बदले में, राइट। तो उसके अगेंस्ट भी नाराजगी थी लोगों की। बीजेपी का फिर ये प्रॉमिस था कि हम ये मिडिलमैन जो लोकल लेवल पे करप्शन कर रहे हैं, जो आपके वेलफेयर स्कीम्स का एक हिस्सा ले जा रहे हैं, हम उसको हटा के डायरेक्ट पैसा आपको देंगे। तो वो इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। बट एक बात मैं आपको और बोलना चाहता था, जो आपने वो गिव एंड टेक के रिश्ते की जो बात की ना वोटर के साथ, तो अगर आप बंगाल का इलेक्शन मोटे तौर पर देखो तो क्या हुआ है 21 और 26 के बीच में, ममता बनर्जी का वोट शेयर 48 से कम होकर 41 पे आ गया, बीजेपी का वोट शेयर 37-38 से बढ़ के 45-46 तक चला गया। इसको अगर आप सोशली समझने की ट्राई करो, SIR वाला एक बार इशू हटा दो, कितने वोटर्स को वोट डालने को नहीं मिला हटा दो, तो मोटे तौर पे समझो 1 in 7 ममता वोटर्स हैव क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी दिस टाइम। ये कैसे हुआ? इसमें आपका ये जो वेलफेयर वाला क्वेश्चन है, ये जो कैश ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है, वो फिट होता है बीजेपी की तरफ से, और इसमें कम्युनिस्ट का भी कैंपेन था। दोनों की तरफ से एक ये कोशिश रही वोटर को बोलने की, तुम पैसा लो लेकिन पैसे के बदले अपना वोट मत दो एक पार्टी को। दोनों ने ये टारगेटेड कैंपेन किया, एक तरीके से सोशियोलॉजिकली अगर आप समझो तो शेम किया। द पुअर वोटर वो शेम्ड बाय द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास। जैसे एक घर की कहानी अगर आप समझो, घर की मालकिन मेड को बोल रही है कि तुम पैसा लेके अपना वोट कैसे दे सकती हो। उसको इलेक्शन आने के 4-5 महीना पहले से ये बात टोकी जा रही है कि तुम कैसे ऐसे बेच सकते हो अपना वोट, तुम लोगों के कारण ममता बनर्जी पावर में है। देखो आरजी कर में कितना बुरा रेप केस हो गया, लेकिन तुम लोग फिर भी जाके ममता को वोट दे देते हो 1000 रुपये के लिए, 1500 रुपये के लिए। तो वो जो सोशली उसको लगातार शेम किया गया, कुछ हद तक उसका एक ये भी इम्पैक्ट है कि वो वोटर भी इस बार बीजेपी की ओर गया है, राइट। एंड यहाँ पर वो कैश ट्रांसफर वाला मॉडल का एक डेड एंड दिखाई देता है आपको, जो कि बहुत लोगों ने इलेक्शन के बाद भी लिखा है कि DMK, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, चेन्नई में DMK, कलकत्ता में तृणमूल, इन्होंने जितना कैश ट्रांसफर स्कीम्स चलाई है शायद ही पूरे इंडिया में किसी ने चलाई है, और उसके बावजूद वो हार गए।
यानी कि उसकी एक लिमिटेशंस है। आप लगातार खाली पैसा दो, वोट लो, उस टाइप की पॉलिटिक्स से नहीं जीत सकते। कल्चर, सोसाइटी, ये सब मैटर करता है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे सही किया इसमें, उसने कहा कि आप पैसा बीजेपी से ले लो बट वोट हमें दे देना। बट आप देखो, शेम नहीं किया उसने कहा पैसा लो बट वोट मुझे दो। विच इज़ अ वेरी गुड टैक्टिक इन अ वे। वेरी स्मार्ट। बट इलेक्टोरली देखो तो अरविंद केजरीवाल से भी इस बार वोटर टूट के बीजेपी को गया है सारा और आम चला आदमी गया। पार्टी हार गई। तो बेसिकली सिर्फ ये नहीं कि पैसा डाल दिया जीत गए, ऐसा नहीं होता। बीच में वो लगने लगा था। हम 2000 पर्टिकुलरली कोरोना के बाद, बिहार इलेक्शन में और वहाँ पे कोरोना के बाद हर इलेक्शन में ये देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश में जैसे पूरा माहौल था कि कांग्रेस आने वाली है, लाडली बहना स्कीम आई और चुनाव महाराष्ट्र पलट में गया। भी, महाराष्ट्र में हरियाणा लड़की में बहन। भी। तो एक ये बीच में लगने लगा था कि अरे अब तो इंडियन पॉलिटिक्स खत्म है, जो पैसा देता है वो जीतता है, जो सत्ता में रहता है वही सत्ता में रहता है। लेकिन इस साइकिल में पलटा है, बहुत सी सरकारें हटी है। तो दैट इज टेलिंग यू समथिंग कि वो जो कोरोना के बाद का इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था इंडिया में, जिससे कि वोटर ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, वो कुछ कम हुआ है। और इस बार काफ़ी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मिलिट्री और ये भी काफ़ी डिप्लॉय की थी इस बार, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे। नथिंग लाइक एवर सीन बिफोर। और मतलब एक वॉर जोन की तरह आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। मैं जब क्या ऐसा? दो तीन कारण हैं। एक तो आप असीम अली का लिखा पढ़ते हो गया, Qasim कॉलमनिस्ट Ali, है, yeah, I like him. रिसर्चर है। He's I think, shout out to him. हाँ। He is one of the smartest, I think, writer So of our I time. also love reading his Yeah, work. he's very good. एक पीस आसिम ने इलेक्शन के दौरान लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी तबादला। बाय द वे, इलेक्शन कमीशन ने स्टेट टेक ओवर किया और 483 ब्यूरोक्रेट हटा दिए ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स। बाकी जो 4-5 जगह इलेक्शन हुआ है वहाँ कुल मिला के 20 ट्रांसफर हुए हैं, और बंगाल अकेले में 483 ट्रांसफर। ठीक है, सेंटर ने किए, सेंटर ने किए। IAS ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, लोकल ब्यूरोक्रेसी, सब में चेंजेस। वेस्ट बंगाल की अपनी सिविल सर्विस है WBCS, उसमें चेंजेस। वो बट लोकल, वो तो गवर्नमेंट थोड़ी कर सकती है, सेंट्रल। इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर सकता है। ओ हाँ, इलेक्शन कमीशन जब आचार take over संहिता करता जब है, लग जाती है तो सारा इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाता है। हाँ, तो ये अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट और ये ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस को लेके असीम ने आर्टिकल लिखा, जिसमें असीम ने बोला कि ये चुनाव में साफ साफ दिख रहा है लोक वर्सेस तंत्र। एक पार्टी के साथ लोक है, एक पार्टी के साथ तंत्र है। राइट। उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी अभी भी मास पॉलिटिक्स करने की ट्राई कर रही है, SIR का इशू को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर फोर्सेस यूज करके टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है इस पे असीम के साथ। मोटे तौर पर यह बात सच है कि इस अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस एंड ब्यूरोक्रेसी को टोटल कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, लेकिन सामने तरफ भी तंत्र ही है। राइट। ममता बनर्जी का मॉडल भी तंत्र का ही मॉडल है। तो मैं असीम से ये डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ कि ये तंत्र वर्सेस तंत्र का चुनाव हुआ, इसमें लोग कहीं है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन बाद में सेलिब्रेट कर रहा है कि 93% वोट हो गया, 94% वोट हो गया, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुशी से वोट डाला है या जिन्होंने उम्मीद के साथ वोट डाला है? मैक्सिमम लोगों ने तो डर के मारे वोट डाला है। SIR के बाद लोगों के मन में ये बैठ गया कि इस बार वोट नहीं डाला तो खत्म है सब कुछ। राइट, सिटीजनशिप चली जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस इलेक्शन में लोग मिसिंग थे, तंत्र वर्सेस तंत्र का चुनाव था। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि इतनी फोर्सेस की जरूरत क्यों है वहाँ पर। बीजेपी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी लोकल लेवल पे तृणमूल कांग्रेस चुनाव चुराती है। ठीक है, कैसे चुराती है? कुछ वोटर ऐसे हैं जिनको कभी वोट देने नहीं दिया जाता है। लोकल लेवल पे जो तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो काडर है, वो बहुत से लोगों को वोट डालने से रोकता है। ठीक है, या बूथ कैप्चर कर लेता है, छप्पा वोटिंग कराता है। बंगाली में उसको छप्पा वोटिंग बोलते हैं। जो मरे हुए लोग हैं या जो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, उनके नाम पे वोट पार्टी के लोग डाल के आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो आप और मैं अकेले बैठ के तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन ये इशू है। और इसमें कांग्रेस और CPM ने भी सपोर्ट किया बीजेपी का यही बात बोलने पे, क्योंकि कांग्रेस और CPM का भी यही आरोप रहा है ममता बनर्जी के अगेंस्ट। सेंट्रल फोर्सेस चाहिए ताकि ये सब रोका जा सके। आप स्टेट के हर कोने में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दो ताकि लोग कम से कम आके वोट डालें। चिंता ये थी कि सेंट्रल फोर्सेस के डर से अगर लोग नहीं आए वोट डालने तो, लेकिन उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। ऐसा कहीं पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस के कारण लोगों ने वोट नहीं डाला या सेंट्रल फोर्सेस ने लोगों पे मार पिटाई की। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जैसे यूपी के इलेक्शन में आई थी, संभल से वो रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल फोर्सेस नहीं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया बूथ में।
तो लेकिन वैसी रिपोर्ट बंगाल में नहीं आई। बंगाल में इट सीम्स कि सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस के कारण वोटिंग हुई है अच्छी खासी। ऐसे लोग जो पहले वोट नहीं डालते थे वो भी वोट डालने के लिए आए हैं। तो बीजेपी की तरफ से लॉजिक ये था सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी तो जो लोग डर से वोट डालने नहीं आते, तृणमूल के गुंडों के डर से नहीं आते, वो वोट डालेंगे, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये तंत्र वर्सेस तंत्र का चुनाव है। आपने सेंटर के तंत्र से तृणमूल का जो लोकल तंत्र है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, उस क्वेश्चन में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आपने यूज किया, एक तंत्र ने दूसरे तंत्र को तोड़ा, राइट। वो हुआ है इस इलेक्शन में क्लियरली, राइट। अगर आप देखो चुनाव 2 चरणों में होता है, 23 अप्रैल 29 अप्रैल। दोनों के पहले इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट निकालती है, लिस्ट ऑफ नोटोरियस पीपल जिनको अरेस्ट करना है। उसमें बाय एंड लार्ज वो लोग हैं जो लोकल लेवल पर तृणमूल का काम करते हैं। अब वो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर क्या केस है वो अलग बात है, लेकिन वो पार्टी का काम करते हैं। और आपने इलेक्शन के पहले वाले दिन उनको उड़वा दिया, तो फिर पार्टी का काम कौन करेगा? वोट वाले दिन वही लोग हैं जो लोगों को लाते हैं, बूथ तक वोट डलवाते हैं, राइट। वो लोग चले गए। तो तंत्र वर्सेस तंत्र का चुनाव रहा ये, और उसमें एक तंत्र जीता है। यू कुड आर्ग्यू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि किसी भी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। 46% वोट पड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब वोट ज़बरदस्ती का है। बीजेपी को 46, तृणमूल को 41, लेकिन पूरे चुनाव के ऊपर तंत्र हावी रहा। एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो जब आप देख रहे थे, यू वर सीइंग सिक्योरिटी फोर्सेज विद गन्स इन प्लेसेज वेयर यू वुड नॉट थिंक दे वर नीडेड। शहर के बीचों बीच जहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है कि कभी पॉलिटिकल वायलेंस हुई हो, कभी कोई खून खराबा हुआ हो, वहाँ रात के 11 बजे मैं निकल के एक दिन घर आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि वहाँ पर 12 लोगों का एक प्लेटून घूम रहा है, 12 ऑफिसर्स का, राइफल लेके मेन रोड पे। मेन रोड पे क्या करेंगे? बट हर जगह वो देखने को मिला। तो एक तरीके से ये तंत्र इस इलेक्शन का डिफाइनिंग थीम जैसे लास्ट इलेक्शन है, इससे पहले की बात करें तो इस तरह की हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे ज़बरदस्त वायलेंस की बहुत हिस्ट्री थी टीएमसी के थ्रू। ये हिस्ट्री बंगाल में रही है, बट मोस्टली टीएमसी, सिर्फ टीएमसी करती थी। जब से तृणमूल पावर में है तब से तृणमूल करती थी। पहले जब सीपीएम पावर में थी तब लेफ्ट करता था। ये बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, बांग्लादेश में भी है मिलता जुलता। पहले यूपी बिहार में भी था, यूपी बिहार में कम हुआ है बीते कुछ सालों में। इनफैक्ट बीजेपी का एक ये कैंपेन प्रॉमिस भी ये था कि इलेक्शन मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमको बंगाल में ये कल्चर खत्म करना ऐसे है। में एक जोक याद आया, किसी ने बड़ा फनी ट्वीट लिखा था कि ये ऐसा कल्चर सिर्फ बंगाल में ही है। वो हरियाणवी का था, बोले भाई हरियाणा में ऐसी वायलेंस ना होती, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हारा है वो कैंडिडेट भी कूट सकता है भाई। तो ऐसे हारा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर हो गया। तो बट क्या है ऐसा, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट बंगाल दैट इतनी सारी पोल वायलेंस अभी तक चलती आ रही है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में जाना पड़ेगा। पार्था चैटर्जी बोल के हमारे प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल हैं, जेएनयू में थे ना? हाँ जेएनयू में थे, बाद में उधर कैलकाटा में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज में रहे। जाने माने वर्ल्ड रिनाउंड एकेडमिक, मीरा नायर की फिल्म में थे, नेमसेक में उनका अपीयरेंस है। तो उनका ये फॉर्मुलेशन है कि बंगाल इज़ अ पार्टी सोसाइटी। इसका ये मतलब कि एक आम इंसान के जीवन में पार्टी का ज़्यादा प्रेजेंस है, सरकार का कम प्रेजेंस है, राइट। मान लो आपके घर में चोरी हुई, आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो, आप लोकल पार्टी ऑफिस जा रहे हो। आप वहाँ बता रहे हो कि देखो ये प्रॉब्लम है मेरा, इसको सॉल्व करो। आपको ज़मीन किसी को बेचनी है या ज़मीन किसी को आपसे लेनी है, कुछ डिस्प्यूट हो गया है, आप पार्टी ऑफिस में जा रहे हो, पार्टी ऑफिस में वो सॉल्व किया जा रहा है, राइट। ये बंगाल का कल्चर है कि वहाँ पर पार्टी इतना इंट्रेंच हो गया कि बाकी सरकार थोड़ी पीछे की तरफ चली गई। इसमें भी लेफ्ट का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट जब पहली बार पावर में आता है बंगाल में 1977 में, तो लेफ्ट बड़ी चीज़ें करना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ वो लैंड रिफॉर्म वाली बात है। और लेफ्ट ब्यूरोक्रेसी को ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भद्रलोक क्लास है, अर्स्टवाइल जमींदार क्लास है, राइट। तो आप पार्टी का सिस्टम बनाते हो ऐसा ताकि आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप पार्टी के थ्रू करो। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, हर लेवल पे पार्टी को इतना मजबूत बनाते हो कि आपको जो भी अचीव करना है वो आप पार्टी के थ्रू उसको राउट करो। ये कल्चर लेफ्ट ने दिया बंगाल को कि ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, पार्टी पे डिपेंड करेंगे। और उसके कारण कुछ बेनिफिट्स भी रहे, जैसे लैंड रिफॉर्म हमने डिस्कस किया। उसका फ्लिप साइड ये है कि जब पार्टी इतना इंट्रेंच हो जाती है तो फिर वायलेंस भी पार्टी ही करती है। स्टेट मतलब मोनोपोली ऑफ वायलेंस ना, हमको बेसिक पॉलिटिकल साइंस में यही बोला गया है। स्टेट मतलब मोनोपोली ऑफ वायलेंस, और कोई वायलेंस नहीं करेगा। वो मोनोपोली ऑफ वायलेंस खत्म हो जाता है जब पार्टी स्टेट से हावी हो जाती है, तो फिर पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ से निकल के आ रहा है। अगर पार्टी हर चीज़ डिसाइड कर रही है तो इलेक्शन में भी पार्टी फिर वोट मांगेगी। आप पार्टी को वोट नहीं दोगे तो आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पार्टी के विरोध में बात करोगे तो आप म्यूजिशियन हो, आपको कॉन्सर्ट्स नहीं मिलेंगे। ये सब भी हुआ है बंगाल में लेफ्ट के अंदर।
लेफ्टिस्ट म्यूजिशियन को कॉन्सर्ट नहीं मिल रहा है, कबीर सुमन नाम के बहुत बड़े म्यूजिशियन, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया। एंटी सीपीएम रहे। आज भी अगर आप उनको पूछो तो बोलता है मैं कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन मैं एंटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हूँ। मैं दिल से अपने आप को कम्युनिस्ट मानता हूँ, लेकिन सीपीएम सेंसरशिप मतलब एग्जिस्ट करती थी विदाउट बीजेपी भी। और इनफैक्ट ये इस टाइप की पार्टी लेवल वाली सेंसरशिप की, आप कॉन्सर्ट कर रहे हो कहीं पर, सीपीएम के लोकल लोग आ गए अंडे मारने आपके कॉन्सर्ट में, अच्छा, है ना। आपके यहाँ लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन पे लगा रहे हैं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है कि टिकट नहीं लेने देंगे। ये मैं आपको एक म्यूजिशियन का एग्जांपल लेके ममता बता रहा हूँ। बनर्जी ने भी कार्टूनिस्ट को जेल भिजवाया था। कार्टूनिस्ट को जेल भिजवाया, एक फिल्म मेकर है, उसकी फिल्म गायब ही हो गई, आज तक पता ही नहीं किसी को कि वो फिल्म कहाँ देखी पे जाए। बनाई थी उन्होंने? अनिक दत्ता नाम के एक फिल्म मेकर है, उनकी फिल्म थी भूतेर भविष्योत, बहुत पॉपुलर फिल्म, उसका सीक्वल बनाया भविष्योतर भूत, आज तक किसी ने देखी ही नहीं है वो फिल्म, भूत कहाँ बन गई किसी गया को नहीं तो। पता। भूत ही बन गया तो वो सटायर था, उनकी फिल्म पूरी सटायर थी कि बंगाल में ये जो कलकत्ता में जो खाली मकान पड़े हैं इनमें किसके भूत हैं। तो वो फिर प्रोमोटर का भूत है, टैगोर का भूत है, वो मॉडर्न कैलकाटा की क्या हालत है उस पर वो क्रिटिसाइज कर इससे रहे क्या हैं। दिक्कत है? क्रिटिसिज्म था, रियल एस्टेट मॉडल का, करप्शन का क्रिटिसिज्म था, इतना भी अच्छा अलाउड लगा। नहीं है। तो ये सब हुआ है बंगाल में। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है, क्योंकि ये पार्टी सोसाइटी वाला मॉडल है। लोकल एमएलए ये कर सकता है, ममता बनर्जी को शायद पता भी नहीं चले कि उनके एमएलए ने क्या कर दिया है। ये तो मोदी के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी खुद थोड़ी करते हो, तो लोकल कोई करता है, उनको पता ही नहीं है। बट पॉइंट इज दैट अगर वो करता है तो भी आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये ममता बनर्जी का मॉडल रहा, हाँ। जिसको बाद में फिर पार्टी सोसाइटी पे बिल्ड करके एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यहाँ जेएनयू में, द्वैपायन भट्टाचार्य जी, उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी ने पार्टी सोसाइटी के नेक्स्ट स्टेप फ्रेंचाइजी पॉलिटिक्स कर दिया है। उन्होंने जगह जगह स्टेट में हर जगह फ्रेंचाइजी दे दी है अपनी, तृणमूल का सिंबल है, बाकी वो लोकल लेवल का आदमी स्ट्रॉन्गमैन जो करना चाहे कर सकता है, उसको पूरी छूट है। जो कि बाद में वो संदेश खाली वाला जो बहुत फेमस केस हुआ था 2024 में, शेख शाहजहां नाम का एक लोकल नेता और उसके अगेंस्ट करप्शन के, सेक्सुअल हरासमेंट के कितने तरह के केस थे। तो फिर ममता बनर्जी को इसलिए अटैक किया गया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसे इंसान के अगेंस्ट। बट उसने फ्रेंचाइजी खरीद रखी है। उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो उस एरिया के वोट दे रहा है, उस एरिया की सीट दे रहा है, उस एरिया की पंचायत दे रहा है आपको। तो ये फ्रेंचाइजी पॉलिटिक्स का मॉडल ममता बनर्जी का रहा। अब वो सीट देने के लिए कितनी वायलेंस कर रहा है, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। That's where your political violence is coming from. उसका लेफ्ट जितना हिस्ट्री है, लेकिन उसका फॉर्म बदलता रहा। अब बीजेपी आ गई तो पता नहीं वो क्या फॉर्म लेगा। बट बीजेपी के आने के बाद कैसे हो गया लाइक दैट किलिंग ऑफ सुवेंदुस, जो सुवेंदु के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को मारा गया, आई थिंक दैट इज योर बिगेस्ट सिग्नल कि बीजेपी जीत तो गई है बंगाल, लेकिन बंगाल की डिफॉल्ट पार्टी आज भी बीजेपी नहीं है। बीजेपी ने बंगाली इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं किया है, बंगाली स्ट्रीट्स को कैप्चर नहीं किया है। पावर में आ गई बीजेपी, राइट, बट स्ट्रीट पे आज भी तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट का कार्डर है, वो लोग हैं, राइट। वन वेरी फनी थिंग, इट्स अ डार्क काइंड ऑफ जोक, बट जब ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ रिजल्ट्स के बाद, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सामने आके बोल रहे हैं कि अरे ये आप लोग मत करो, ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है, कोई हमारी पार्टी का झंडा उठा के ये करेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। एंड आई एम वंडरिंग, ये आप किस मुंह से बोल रहे हो, ये हमारा कल्चर है, ये बंगाल का कल्चर है, आपकी पार्टी का कल्चर नहीं होगा, लेकिन बंगाल का कल्चर यही है, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो हारने वाले को कूटेगा, ये बंगाल का कल्चर है। तो इट एक्चुअली टेल्स यू इन अ फनी वे कि बीजेपी अभी भी टोटली बंगाल को कैप्चर नहीं कर पाई है और बंगाल को पूरी तरह समझ नहीं रही है अभी भी। पॉलिटिकल वायलेंस होगा ये सबको मालूम था, 4 तारीख के पहले आप किसी को नहीं पूछते। क्लोज को मार दिया लाइक सीएम के, तो वो तो चलो एक अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का एस्केलेशन कुछ ज़्यादा ही। तो ये भी एक मैं और एक मेरे कोलीग बात कर रहे थे हम लोग कि इसमें क्या नया है और क्या पुराना है। पहले पॉलिटिकल वायलेंस डिसेंट्रलाइज तरीके से हमेशा होती है, इतने बड़े आदमी के खासम खास को मारना ये नया है, ये बंगाल में शायद पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ, तो ये एक उसमें भी एस्केलेशन है, बट आई एम सेइंग इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ द ब्लू, वो उसी हिस्ट्री से निकल के आ रहा है, विनर टेक्स ऑल वाला कल्चर है, ठीक है। और उसमें भी अगर अब मान लो अब किसने मारा है ये किसी को नहीं पता, किसी कम्युनिस्ट ने मारा है, किसी तृणमूली ने मारा है, किसी बीजेपी वाले ने मारा है, किसी शुवेंदु को खुश करने के लिए किसी राइवल ने मारा है, कोई भी थ्योरी चल रही है अभी वहाँ पर, राइट, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु हैज डाइड। बट इट्स नॉट सरप्राइजिंग गिवन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। ये और शायद ये अभी दिस विल गेट वर्स। अभी तो एक किसी एथलीट का घर जला दिया वहाँ पर, पहली बार इलेक्शन लड़ी थी, तृणमूल से इलेक्शन लड़ी थी, राजगंज नाम की सीट है नॉर्थ बंगाल में, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है,
तो वो पहली बार लड़ी थी, वहाँ से सिटिंग एमएलए तृणमूल का ही था। तो एक थ्योरी ये चल रही है कि वो तृणमूल वाले ने ही जलाया उनका घर उस समय। इन्होंने इतना दुख भरा एक फेसबुक पोस्ट लिखा है कि अगर मुझे पता होता कि पॉलिटिक्स में ये सब होता है तो मैं नहीं आती। So it feels, when you see something like that, you feel very bad. But you also then have this question in yourself कि how did you not know this? तो यही हमारा कल्चर है, यही बंगाल है। तो ये एक झूठ है। एक जर्नलिस्ट हैं कलकत्ता में जिन्होंने मुझे ये बोला था कि ये एक आडंबर है, ये एक झूठ है जिसमें बंगाली जीते हैं, कि हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल। एग्जैक्टली वही मेरा सवाल था कि इन जनरल एक वो है ना कि हम तो कल्चर और सिर्फ सॉफ्ट स्पोकन और ऐसा कल्चर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हम देखते। वो कलकत्ता में हो सकता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, बट स्टेट का आप वो देखो तो इंडिया में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा उसका कहीं पे भी। कहीं नहीं मिलेगा। खाली आपको पैरेलल अगर ढूंढना है तो बॉर्डर पार बांग्लादेश में मिलेगा। वो बंगाल से भी गया गुजरा है पॉलिटिकल वायलेंस के मामले में। हाँ। वहाँ तो अब आप सोच लो, शेख हसीना को एक कान में सुनाई नहीं देता है, क्योंकि एक बार उन पे ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था। अच्छा। आधी पार्टी साफ हो गई थी। जिस केस में जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान, वो उसी केस के कारण उनको बांग्लादेश से भागना पड़ा था। जब हसीना पावर में आई, 15 साल तक तारिक रहमान बांग्लादेश में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हीं पे आरोप था कि आपने बम मरवाया है हसीना पे। तो हसीना के फादर को असैसिनेट किया, पूरी फैमिली साफ हो गई। तारिक रहमान के फादर को असैसिनेट किया। तो बांग्लादेश में ये और नेक्स्ट लेवल पे है पॉलिटिकल वायलेंस वाला कल्चर। बट पैरेलल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ये सच है, यही बंगाली कल्चर है। तो वो जर्नलिस्ट कैलकाटा वाले मुझे यही बोलते थे कि ये हमको ये झूठ वंस एंड फॉर ऑल अगर खत्म हो जाए तो अच्छा है, कि वी आर जेंटील, लिटरेरी, कल्चर्ड पीपल हु बिलीव इन डिबेटिंग थिंग्स आउट डेमोक्रेटिकली। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज बीन वायलेंस। दिस इज ट्रू। वो कंटिन्यू होती रहेगी अभी भी बीजेपी के आने के बाद भी। तो इसमें एक लास्ट मेरा सवाल यही था कि एक सबसे बड़ा डेंजर जो दिख रहा है अभी फ्यूचर में, कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी का हैक ढूंढ लिया, इलेक्शन जीतने का हैक ढूंढ लिया कि कैसे करते हैं। तो अब वो हैक एक तरह से फॉर्मूला उनके पास आ गया कि किस तरह से गठजोड़ करना है, किस तरह से अलायंस बिठाने हैं, किस तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स करनी है, किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, इलेक्शन कमीशन को किस तरह से यूज़ करना, और काफ़ी सारी डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेस करनी है। तो उन्होंने एक इलेक्शन का, लोग बोल रहे हैं कि हैक ढूंढ लिया कि ये अब वाला आप मेथड आप हर जगह अपनाओ, मतलब ऑब्वियसली रीजनली आप चेंज करोगे तो आप जीत जाओगे। अब चाहे मोदी आए ना आए, आगे भी आप सेम मॉडल अपना के इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके आप इलेक्शन आप जीतते ही जाओगे। तो इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी है। अब उसका तोड़ ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है अपोजिशन के लिए भी। तो इस चीज़ में आप कितना सच मानते हैं कि इज़ इट द थिंग दैट बीजेपी को आप कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने ढूंढ लिया, इसका फॉर्मूला ढूंढ लिया इलेक्शन जीतने का? नहीं, मैं तो ऑनेस्टली ये नहीं मानता अनुराग भाई, क्योंकि आपने भी जितने तरीके गिनाए उसमें से काफ़ी हद तक तो सब फेयर एंड स्क्वायर डेमोक्रेटिक मीन्स हैं। कुछ उसमें जो कंसर्न्स रेज हुई हैं वो एंटी डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक मानी जाती है, जैसे कि वोटर को वोट ना देने देना, क्लियरली वो गलत है। लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें आपने बताई वो सब फेयर एंड स्क्वायर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। तो अगर बीजेपी ने हैक कर लिया है, बीजेपी ने अल्टीमेट मॉडल बना दिया है पॉलिटिक्स करने का, तो बाकी पार्टीज को वो करने से कौन रोक रहा है, राइट। I will go a step further and tell you that every single thing that the BJP does, इसमें से कुछ भी नया नहीं है। ये सारे तरीके, सारे हथकंडे सब पुराने हैं। Tricks as old as time, right? In fact, I would say most of the things that BJP does are taken from are inspired by other leaders who have come before, right? तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सब as old as time है, right? और सबको पता है ये, क्योंकि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो विच इज़ इन द बिजनेस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, तो ये हैक करना ही आपका काम है। दिस इज़ द गेम यू आर प्लेइंग। आप इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्कल तो नहीं चला रहे हो, है ना, आप एकेडमिक पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो अगर आपको इलेक्शन जीतने का हैक नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, राइट? हाउ कैन यू नॉट डू दिस, हाउ कैन यू नॉट नो दिस? दैट्स माई वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो बीजेपी कर रही है वही ऑपोजिशन पार्टीज कर सकती हैं, क्योंकि इफ़ यू गो बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, बीजेपी बंगाल जीती है वही सब करके जो ममता बनर्जी करके जीती थी। तरीका वही है, स्क्रिप्ट वही है, राइट, खाली किरदार बदले हैं। तो बीजेपी भी वैसे हराई जा सकती है। बट ये ज़रूर है, आई थिंक वन मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल मेक जो इस तरह का एनालिसिस देते हैं, वो इसको एक ईदर और की तरह देखते हैं कि
क्या बीजेपी चोरी से जीती है या क्या बीजेपी फेयरली जीती है, राइट? ये इसको इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने बताया, ये सारे तरीके हैं। SIR इज ऑल्सो, वन कुड आर्ग्यू, अ वेपन इन इट्स बैग ऑफ वेपन्स, राइट? इन इट्स कलेक्शन ऑफ एरोज, राइट? उसमें एक तीर SIR है। लोग ये समझ रहे हैं कि क्या SIR के कारण जीती बीजेपी। इट कांट बी। सिर्फ एक कारण से कोई नहीं जीतता है। इलेक्शन में 10 कारण होते हैं, उसमें से कुछ लेजिटिमेट आप मान सकते हो, कुछ इलेजिटिमेट आप मान सकते हो, लेकिन वो सारे एक ब्रॉडर कंटिन्यूम पे ही हैं, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक कि बीजेपी चोरी से चुनाव जीत रही है। अगर आप वो ट्रैक पे चलोगे तो आप बीजेपी को नहीं हरा पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑल ऑफ द स्ट्रैटेजी अबाउट। लाइक SIR, अगर हम ये मान लेते हैं बीजेपी ने किया, बीजेपी ने SIR नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने SIR किया है, राइट? पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक ऑल्सो। SIR और 10 जगह पे हुआ है और अब बाकी के भारत में भी होने वाला है, राइट? बट आई एम कंटेंडिंग कि SIR जैसा बंगाल में हुआ वैसा कहीं नहीं होगा। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को लोग कर रहे हैं ना कि बीजेपी के अंडर काम करता है। लोग बोलते हैं बीजेपी के पार्टी ऑफिस जैसी बन गई है इलेक्शन कमीशन। यू कुड अगेन आर्ग्यू कि शायद इलेक्शन कमीशन पहले भी बायस थी, बीते कुछ सालों में इतनी बायस नहीं रही होगी, अब जितनी बायस हो गई है, पर्टिकुलरली अंडर ज्ञानेश कुमार, उसकी रेप्यूटेशन पे बहुत अटैक्स आए हैं। बट आई एम सेइंग दैट यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन चैलेंज, यू कैन गो टू कोर्ट्स। अब मैंने भी ये स्टोरी की, काउंटिंग वाली स्टोरी जो मैंने की, उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप काउंटिंग स्लो कर रहे हो जहाँ पर आपके लिए टफ है, ठीक है, और बाकी के स्टेट में जहाँ पर आप स्ट्रांग हो वहाँ पर काउंटिंग फास्ट हो रही है। उससे क्या है, टीवी ये बताना शुरू कर देता है कि आपकी मेजॉरिटी आ रही है, आपके नंबर्स अच्छे हैं, और उससे सामने वाले के वर्कर डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या उनको छोड़ के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, उनका काम है वहाँ पर बैठना। पर वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बंगाल का यूनिक कल्चर है कि जो जीतेगा वो मारेगा। उस वर्कर को समझ में आ गया है कि आज मेरी सरकार जा रही है, आज मैं मार खाऊंगा अच्छे से, इसलिए वो छोड़ के जाता है, राइट? तो इसमें आप इसको बीजेपी की चीटिंग बोलोगे या तृणमूल की वीकनेस बोलोगे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 15 साल से बंगाल में चुनाव हार रही है, उसका काउंटिंग एजेंट रात को 11 बजे तक वहाँ बैठा था, तृणमूल वाले सारे 2 बजे 3 बजे तक निकल गए। तो कम्युनिस्ट से अगर आप बात करो तो वो ये बोलते हैं इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए ये लोग भाग के जाते हैं। तो मैं सरप्राइज में था जिस स्टोरी की आप बात कर रहे थे, उस स्टोरी में मैंने जब ये लिखा कि तृणमूल वाले 4-5 बजे तक काउंटिंग से सब छोड़ के जा चुके थे, जब मुझे ये बात मैंने वहाँ के कम्युनिस्ट कैंडिडेट से डिस्कस की, उसने मुझे बोला कि हाँ, ये लोग तो सब मार पिटाई हुई थी, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई थी, सेंट्रल फोर्सेस भी वहाँ पर थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, पिटने दिया इनको, लेकिन मार पिटाई से ज़्यादा बड़ा फैक्टर डिमोरलाइज होना है, ठीक है, इसलिए वो चले गए। तो मैंने उसको बोला, यार मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, रूलिंग पार्टी थी, 15 साल से पावर में थी, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अपनी आइडियोलॉजी को लेके कुछ फर्म बिलीफ नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो उसने मुझे बोला, बॉस तुम इतना क्यों सरप्राइज हो रहे हो, अगले दिन तो उन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया सबने, तुम बोल रहे हो कि वो 5 बजे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अगले दिन 10 बजे तो वो बीजेपी का झंडा लेके सड़क पे आ गए। सो आई एम सेइंग दैट जिसको हम चीटिंग की तरह देख रहे हैं, उसको एक तरीका ये भी है देखने का। आइडियली किसी भी काउंटिंग एजेंट को नहीं छोड़ के जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए वहाँ पर किसी को जाना पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि वहाँ पर सब लोग बैठें, बिकॉज ये भी मुझे सीखने को मिला वो स्टोरी करते टाइम कि मशीन तो रिजल्ट दिखाती है, ठीक है, मशीन रिजल्ट जो दिखा रही है और उसका रिजल्ट जो रिकॉर्ड हो रहा है वो अलग प्रोसेस है। लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनूँ या मैं 1 2 3 इस स्पीड पे गिनूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्लो काउंटिंग से रिजल्ट तो सेम ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ आप स्टोरी पढ़ो तब आपको समझ में आएगा, मशीन जो रिजल्ट दिखाती है और जो रिजल्ट रिकॉर्ड किया जाता है उसमें दिन रात का अंतर हो सकता है, क्योंकि वो जो काउंटिंग एजेंट के साथ जो वहाँ पर ऑफिशियल बैठा है वो उसके हाथ में है। वो काउंटिंग एजेंट को मशीन दिखाता है कैंडिडेट 1 को 1200 वोट और फिर वो लिख लेता है। वो क्या लिखा है वो आप वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर नहीं हो। अगर काउंटिंग एजेंट नहीं है तो वो कुछ भी लिख सकता है थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो काउंटिंग एजेंट का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, राइट? बीजेपी वालों को अगर आप ये बात आप बोलोगे तो वो बोलेंगे हमारे साथ ये सब हुआ है, 21 में हम बंगाल में हारे, हमारे सारे काउंटिंग एजेंट मार मार के भगा दिए थे तृणमूल ने, नहीं तो हम इतनी बुरी तरह नहीं हारते। तो बीजेपी ये बोल रही है कि ये सारी ट्रिक्स पुरानी है और हम सब इससे भुगते हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं ना, हमने इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाई ना। हाँ, मान लो, चलो मैं ये बोलता हूँ, आप वर्स्ट केस अज्यूम करो कि तृणमूल का एलिगेशन सच है, बीजेपी ने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि जहाँ जहाँ हमारे हारने का चांस है वहाँ काउंटिंग धीरे करेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी बनाई ना। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेंगे कि देखो हमारे साथ मारपीट हुई है, गलत हुआ। उन्होंने इलेक्शन डे की अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस उस तरीके से यूज की। सो आई एम सेइंग रॉन्ग और राइट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, देयर इज अ रेंज ऑफ थिंग्स दैट बीजेपी इज डूइंग, राइट?
And some of those things it is being able to do because it has power, because it is the ruling party at the center. But most of those things are as old as time. सबने किया है, सबको आता है, ठीक है. तो आई डोंट थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जो आप काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जब लहर चलती है तब लहर चलती है. आपका काम है आप वो लहर चलाओ, आप वो माहौल बनाओ एज अ पार्टी. आप वो नहीं कर रहे हो. हरियाणा में आपकी लहर होने के बावजूद कांग्रेस हाँ वो तो हार जाती सरप्राइजिंग है. था कांग्रेस ऑलमोस्ट जीतने वाली थी. बट खैर अभी वो आने वाला है सबसे बड़ा चुनाव यूपी का, जिससे शायद अगले लोग बोलते हैं 10 साल की पॉलिटिक्स क्या होगी वो डिसाइड होगी. मुझे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मेरी स्टोरी पढ़ के मैसेज किया था कि आपकी ये काउंटिंग डे वाली स्टोरी बहुत अच्छी है, हमारे साथ 22 में यही हुआ. तो मैंने बोला सर 22 में ये हुआ कि नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, 27 में अगर आप ये फिर से होने दोगे आपके साथ तब फिर आपके ऊपर है. इवन अखिलेश यादव भी ममता जी से मिलने गए थे. बार वो बार मिलने गए. कह रहे थे कि हम वो नहीं जो मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ दें. तो मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने कहा यार लेकिन मुश्किल वक्त तो आपका भी चल रहा है. मुश्किल वक्त बिल्कुल चल रहा है. उन्होंने ममता बनर्जी से 2-3 बार मिलकर आईपैक को ही एंगेज किया था. ये अच्छी खासी चर्चा थी पॉलिटिकल सर्कल्स में कि इस बार तृणमूल की देखा देखी समाजवादी पार्टी भी आईपैक के साथ काम करने वाली है यूपी चुनाव में. वो अरेंजमेंट उसका बेड़ा गर्क हो चुका है. आईपैक बंगाल से लगभग पैकअप हो चुकी है. राइट. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तंत्र वर्सेस तंत्र के अगर चुनाव बनते जाएंगे ना तो फिर आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि सेंटर के पास तंत्र हमेशा ज़्यादा मजबूत रहेगा. अगर सेंटर ने ये कसम खा ली कि हमको किसी ना किसी तरीके से तुमको हराना है तो सेंटर कर देगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो तंत्र वर्सेस तंत्र के चुनाव मत होने दो. आप आईपैक के जरिए चुनाव मत लड़ो. तृणमूल का एक ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कि आपने पार्टी का सारा फंक्शन आईपैक को आउटसोर्स कर दिया. यू स्टिल हैव टू, लोकतंत्र है तो उसमें लोक को मत मिस करो. अगर आप लोक के सेंटिमेंट पे रहोगे, उसको मोबिलाइज करोगे, सेंटिमेंट को वेव में कन्वर्ट करोगे, तभी आप चुनाव जीतोगे. बाकी जो चीज़ें गलत होंगी, कुछ अनफेयर होगा, कुछ इलीगल होगा, तो वो तो हम सब है ना लिखने के लिए. SIR पे भी लिखा दुनिया भर का, काउंटिंग डे वाली स्टोरी भी लिखी. तो एक ये धारणा बन गई है कि नोबडी विल टॉक अबाउट हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है. हम कर रहे हैं हमारा काम. हो सकता है पूरी मीडिया नहीं कर रही हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल पार्टी यू डू नॉट एग्जिस्ट टू टेल मी चीटिंग कहाँ हुई है. चीटिंग जहाँ हुई है वो मैं देख के लिखूंगा. आपका काम है राइट रॉन्ग लेजिटिमेट इलेजिटिमेट हर ट्रिक को काउंटर करना, उसके लिए तैयार रहना. यही है मेरा व्यू, यही है इस पे. Superb. So thank you so much for coming to the podcast. I enjoyed every bit of it. और इतनी सारी नई चीज़ें इस पूरी चर्चा से सीखने को मिली. Your insights are really wonderful. So thank you so much for sharing it with us. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. एंड आप जानते हो मतलब जो भी काम मैं कर पाया हूँ पिछले कुछ महीनों में इज लार्जली बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन आई वर्क फॉर, जहाँ पर ऑल स्टोरीज आर वेलकम. स्टोरी सॉलिड होनी चाहिए, रिपोर्टिंग सॉलिड होनी चाहिए, और स्क्रोल आप पढ़ते भी हो, स्क्रोल आप सपोर्ट भी करते हो, तो स्क्रोल के कारण ही ये काम हो पाया. शोएब डेनियल 2 बार आए हैं हमारे पॉडकास्ट में भी. हाँ, 2-3 बार आई थिंक. आई रिपोर्ट टू शोएब, ही इज द पॉलिटिकल एडिटर. और हम ये सब काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमको आपके जैसे लोगों का सपोर्ट है, आपके जैसे रीडर्स हैं हमारे साथ. मीडिया की हालत सब जानते हैं, मीडिया पे बातचीत होती है, बट like I said that we will do our work as difficult as it gets. Political parties have to do their work. They can't expect us to do their work. We can't expect them to do our work. It has to be that relationship. That's where I stand on this issue. But thank you so much for inviting me, and it was lovely to talk to you about all this. थैंक यू. तो आप प्लीज़ स्क्रोल को भी सपोर्ट कीजिए. स्क्रोल भी आई थिंक रीडर फंडेड प्लेटफॉर्म है. Yes. इस वक्त सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और हमारा प्लेटफॉर्म भी सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही वर्क कर पाता है. तो इस तरह की जो कॉन्वर्जेशन है जो आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिले, तो ये हम इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज हमारे मेंबर्स हमें सपोर्ट करते हैं. तो अगर आपको हमारा काम पसंद है और आप चाहते हैं कि इस तरह की डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन हम आगे भी करते रहें, तो आप प्लीज़ हमारे मेंबर बनिए, हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस तरह की कॉन्वर्जेशन इस स्पेस के अंदर, स्पेशली पॉडकास्टिंग की स्पेस के अंदर, जहाँ पे इस तरह की कॉन्वर्जेशन अब रेयर क्या ख़त्म ही हो चुकी है, तो इस तरह की डिटेल एनालिसिस, डिटेल कॉन्वर्जेशन हम करें. तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ बिकम a member of this podcast. You can join us through Patreon or YouTube membership. So please check it out. The links in the description box, and do your bit. Thank you so much for watching this episode.